ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 51, अध्याय 50, फिर से सिमुलेशन और स्तर 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। अगले ही पल मिल्टन चेनी के सामने असंख्य छोटे काले शब्द प्रकट हुए। लाइव सिमुलेशन शुरू हो गया है। क्योंकि सिम्युलेटर का संस्करण कम है, टेक्स्ट सिमुलेशन ही एकमात्र समर्थित मोड है। 18 साल की उम्र में ब्लैक रोब सीकर्स क्लब के एक सदस्य ने गोल्डन लान परिवार के खिलाफ एक योजना बनाई, लेकिन ये पूरी तरह से विफल हो गई। आपके पिता चाहते थे कि आप किंगडम के चारों ओर एक यात्रा करें और आपने मना नहीं किया। उसी वर्ष आपने राज्य के चारों ओर भ्रमण शुरू किया। 19 वर्ष की आयु में आपने प्रतिदिन ध्यान तकनीक का अध्ययन करते हुए राज्य के चारों ओर भ्रमण किया। 20 वर्ष की आयु में राज्य भर में भ्रमण किया, ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। 21 वर्ष की आयु में शाही शहर की यात्रा की, जहां आप अपने बड़े भाई से मिले और ध्यान तकनीक का अध्ययन जारी रखा। 22 वर्ष की आयु में राज्य भर की अपनी यात्रा से लौटे। यात्रा ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। आपके पिता ने अनुरोध किया कि आप परिवार की कुछ संपत्तियों का प्रबंधन करें, आपने मना नहीं किया। आपने पर्दे के पीछे से पारिवारिक उद्योग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार आपके पास ध्यान तकनीक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय था। 26 वर्ष की आयु में पर्दे के पीछे से आपके संचालन के साथ पारिवारिक व्यवसाय फल फूल रहा था। बेशक आपने प्रतिदिन ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखा। यद्यपि गति बहुत धीमी थी, फिर भी आप इसके आदी हो गए थे। 28 वर्ष की आयु में आपके बड़े भाई शाही शहर से लौटे और कुछ रहस्य उजागर किए। उसी वर्ष आपके पिता अर्ल आर्थर पर्दे के पीछे से सेवानिवृत्त हुए और आपको अर्ल की उपाधि सौंपी। आप राज्य में सबसे कम उम्र के अर्ल बन गए, जिससे पूरे राज्य में परिवार की ओर से कई लोगों की निगाहें आप पर टिकी रहीं। परिवर्तन हुए हैं, ये देखकर मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। आमतौर पर उनके बड़े भाई निकोलस को अर्ल की उपाधि सबसे पहले मिलती थी। हालांकि इस बार उन्हें आश्चर्यजनक रूप से 28 साल की उम्र में यह उपाधि मिली। लेकिन कई सिमुलेशन के बाद किसी भी सिमुलेशन के लिए मिल्टन चेनी से भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने पढ़ना जारी रखा। 19 साल की उम्र में अर्ल की उपाधि विरासत में मिलने के बाद आपने परिवार की संपत्तियों को सुधारना शुरू किया, फिर उन्हें एकीकृत किया और उन्हें विश्वसनीय व्यक्तियों को सौंप दिया, जबकि आप पर्दे के पीछे रहे। 30 साल की उम्र में आपने एक बड़े परिवार की राजकुमारी से शादी की। आपके खुफिया संगठन द्वारा लौटाई गई गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से आपको पता चला कि राज्य में कोई व्यक्ति लॉर्ड्स के युद्ध की योजना बना रहा था, इसलिए आपने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। 31 वर्ष की आयु में ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। उसी वर्ष आपके पहले बेटे का जन्म हुआ। 32 वर्ष की आयु में ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखा। ध्यान तकनीक के एक दशक के अभ्यास ने आपके आध्यात्मिक सागर का बहुत विस्तार किया है। हालांकि लेवल 1 विज़ार्ड प्रशिक्षु के मानक से थोड़ी दूरी है। 33 वर्ष की आयु में अधिकार सौंपे जाने के कारण एक लॉर्ड के रूप में आपका जीवन व्यस्त नहीं था और आपके अधिकांश दैनिक घंटे ध्यान तकनीक के अध्ययन के लिए समर्पित थे। 35 वर्ष की आयु में ग्रैंड ड्यूक गोशाक ने लॉर्ड्स के युद्ध की शुरुआत की। आपके खुफिया संगठन द्वारा लौटाई गई जानकारी के आधार पर आपने फैसला किया कि गोल्डन लान परिवार को ग्रैंड ड्यूक गोशाक के गुट में शामिल होना चाहिए। ग्रैंड ड्यूक गोशाक द्वारा लॉर्ड्स के युद्ध की अच्छी तैयारी की गई थी और युद्ध की लपटें जल्दी ही आधे राज्य में फैल गईं। लॉर्ड्स के युद्ध के दौरान आपके शासन के तहत आपके गोल्डन लान परिवार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। पूरे राज्य के अनगिनत परिवारों ने वास्तव में आपको राज्य के सबसे युवा अर्ल के रूप में पहचाना। 37 वर्ष की आयु में राज्य ने आपको मार्क्विस की उपाधि से सम्मानित किया और आपके क्षेत्र का भी कुछ हद तक विस्तार हुआ, जिससे आप राज्य के सबसे युवा मार्क्विस बन गए। 38 वर्ष की आयु में युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद आपके मार्गदर्शन में गोल्डन लान परिवार ने एक बार फिर से कम प्रोफाइल रखी, जबकि आप ध्यान तकनीक के दैनिक अभ्यास पर टिके रहे। 40 वर्ष की आयु में ध्यान तकनीक का अभ्यास करने की प्रगति बहुत धीमी थी। आप कुछ हद तक असंतुष्ट थे, साथ ही शक्ति के विस्तार के कारण आपकी महत्वाकांक्षा को अब दबाया नहीं जा सकता था। 42 की उम्र में आपने रॉयल सिटी में मैजिक पोशन की कई बोतलों के लिए पारिवारिक संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि उन्हें लेने के बाद प्रभाव अच्छे नहीं थे। 44 की उम्र में आपने ध्यान तकनीक के अभ्यास में सहायता के लिए मैजिक स्टोन्स का जबरन उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन यह विफल रहा। मैजिक स्टोन्स का उपयोग करने के लिए कम से कम आपको लेवल 1 विज़ार्ड अप्रेंटिस होना चाहिए। 46 की उम्र में आपके पिता महाकाव्य नाइट के दायरे में आगे बढ़े। आपने राज्य के चारों ओर अपनी दूसरी यात्रा की तैयारी के लिए अपने पिता अर्ल आर्थर को क्षेत्र सौंप दिया। 48 की उम्र में आपने एक बार फिर रॉयल सिटी का दौरा किया।
इस बार आप रॉयल सिटी के विजार्ड एड सोसाइटी से मिलने गए। उम्मीद थी कि वे आपको कुछ जादू सिखा सकते हैं, लेकिन मना कर दिया गया। आपने समझदारी दिखाई और चले गए, क्योंकि जादू की अपनी व्यवस्था और विरासत होती है और इसे इच्छानुसार नहीं सिखाया जा सकता। 51 की उम्र में आप गोल्डन लान परिवार में वापस आ गए। आपकी नाइट प्रतिभा बहुत खराब हो सकती है, लेकिन आपके बेटे की नाइट प्रतिभा बहुत बढ़िया है। 20 साल की उम्र तक वह पहले से ही एक आधिकारिक नाइट के शिखर पर पहुंच गया था। वह एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। 53 की उम्र में आपके बेटे ने राज्य के चारों ओर यात्रा करना शुरू कर दिया, जबकि आप अभी भी हर दिन का अधिकांश समय ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में बिताते थे। 55 की उम्र में ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। 56 की उम्र में आपका बेटा राज्य के चारों ओर अपनी यात्रा से वापस आ गया। आपने ध्यान तकनीक का अभ्यास किया। 58 की उम्र में आपने अपने बेटे को मार्क्विस की उपाधि दी और आप ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह से पर्दे के पीछे से सेवानिवृत्त हो गए। 60 की उम्र में आपने एकांत में श्वास तकनीक का अभ्यास किया। जिस वर्ष आपका पोता पैदा हुआ, वह छोटा सा साथी बहुत प्यारा था और आपको वह बहुत पसंद था, इसलिए आप अक्सर उसे अपने पास रखते थे। 65 वर्ष की आयु में ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हुए आप अंततः लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु होने की बाधा को महसूस करते हैं। 66 वर्ष की आयु में आप बाधा को तोड़ते हैं, सफलतापूर्वक लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बन जाते हैं। आपका आध्यात्मिक सागर अचानक फैल जाता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। 70 वर्ष की आयु में लेवल 1 जादूगर प्रशिक्षु बनने के बाद आप अपने बेटे को जादू की तकनीकों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। वर्षों से उसने आपके लिए कुछ जादू की तकनीकें खोजी हैं, हालांकि वे सभी बेकार शून्य अंगूठी जादू हैं। आप उन सभी को अपने आध्यात्मिक सागर में अंकित करने में कोई आपत्ति नहीं करते हैं। 80 वर्ष की आयु में आपका बेटा एक महाकाव्य शूरवीर के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। राज्य में सबसे कम उम्र का महाकाव्य शूरवीर बन जाता है। गोल्डन लान परिवार को उसके शिखर पर ले जाता है। 82 वर्ष की आयु में प्रभुओं का युद्ध छिड़ जाता है। आपके बेटे के नेतृत्व में गोल्डन लान परिवार अपने नुकीले दांत दिखाता है और राज्य का लगभग हर परिवार गोल्डन लान परिवार के सामने घुटने टेकता है। 83 की उम्र में गोल्डन लान परिवार ड्यूक का परिवार बन जाता है। आप इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि आप ध्यान तकनीक का अपना दैनिक अभ्यास जारी रखते हैं। दशकों से हर दिन इसका अभ्यास करना एक आदत बन गई है। 90 की उम्र में आपके परपोते का जन्म होता है और आपके पोते को ड्यूक की उपाधि विरासत में मिलती है। आपका बेटा भी पर्दे के पीछे चला जाता है। 100 साल की उम्र में गोल्डन लान परिवार राज्य का पहला परिवार बन जाता है, जो राज्य की संसद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 120 साल की उम्र में शुरुआती वर्षों में जादुई औषधि लेने से होने वाले छिपे हुए परिणाम, हालांकि आपके द्वारा अधिकांशतः समाप्त कर दिए गए, फिर भी बने रहते हैं। 130 साल की उम्र में आपका शरीर बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। 138 साल की उम्र में आपका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। आप एक प्राकृतिक मृत्यु मर जाते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। मैं वास्तव में जी सकता हूं। मिल्टन चेनी अपने दिल में थोड़ी आह भरते हैं। ये सिमुलेशन उनका सबसे लंबा जीवन था। 138 साल की उम्र तक जीवित रहे और प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा इस सिमुलेशन में उन्होंने दशकों तक लगातार ध्यान तकनीक का अभ्यास किया और आखिरकार एक असली जादूगर प्रशिक्षु बनने में सफल रहे। लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस। मिल्टन ने रहस्यमय विजार्ड पथ पर पहला कदम उठाया। अगर मिल्टन अपने सिमुलेशन का मूल्यांकन करते तो वे कहते कि यह लगभग सही था। क्षेत्र बनाए रखें। मिल्टन ने चुपचाप अपने दिल में पढ़ा। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसके आध्यात्मिक सागर में तूफान आ रहा हो। मिल्टन को महसूस हो रहा था कि उसका आध्यात्मिक सागर एक पल में कम से कम 2 गुना बढ़ गया है। उसकी संवेदनशीलता मजबूत हो गई है, उसके विचार अधिक चुस्त हो गए हैं और उसकी आंखों में दुनिया कुछ बदल गई है। क्या जादूगर का प्रशिक्षु होना ऐसा ही होता है? ये भावना शूरवीर बनने के समय से बिल्कुल अलग थी। मिल्टन को नहीं पता कि इस भावना का वर्णन कैसे किया जाए। अगर यह कहा जा सकता है कि शूरवीर बनने के बाद वह शारीरिक शक्ति से भर गया था, तो शायद ये कहना उचित होगा कि जादूगर का प्रशिक्षु बनने के बाद वह आध्यात्मिक शक्ति से भर गया है। ऐसा वर्णन अमूर्त हो सकता है, लेकिन इस समय मिल्टन को बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। जैसे ही मिल्टन ये जांचने के लिए पैनल खोलने वाला था कि उसकी मात्रात्मक आध्यात्मिक शक्ति कितनी बढ़ गई है, अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ मिल्टन के लिए कोई अजनबी नहीं थी। जैसे जब उसने पहली बार सिम्युलेटर को बांधा तो ये भी एक यांत्रिक आवाज़ थी। अध्याय 52, अध्याय 51, सिम्युलेटर अपग्रेड और स्थानिक कुंजी, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,90,90,339। विजार्ड पथ पर सफलतापूर्वक चलने के लिए होस्ट को बधाई। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर अपग्रेड होना शुरू होता है। अपग्रेड का समय एक प्राकृतिक दिन होता है। सिम्युलेटर अपग्रेड।
मिल्टन चेनी कुछ हद तक हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विजार्ड प्रशिक्षु बनने के बाद सिम्युलेटर अपग्रेड होगा। जब वह एक शूरवीर बन गया, और यहाँ तक कि एक महान शूरवीर भी, तो सिम्युलेटर में कोई बदलाव नहीं दिखा। चेनी ने सोचा कि सिम्युलेटर हमेशा एक जैसा ही रहेगा, लेकिन एक अपग्रेड भी सामान्य है क्योंकि सिम्युलेटर का नाम विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर है। चेनी इस बारे में भी उत्सुक हैं कि अपग्रेड के बाद सिम्युलेटर कैसा दिखेगा। हालांकि अपग्रेड के लिए भी समय की आवश्यकता होती है और चेनी को एक प्राकृतिक दिन का इंतजार करना होगा। सौभाग्य से ये बहुत लंबा समय नहीं है। पैनल। चेनी ने अपने दिल में पैनल को बुलाने की कोशिश की और उम्मीद के मुताबिक एक पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन उसके सामने तैर गई। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 2.5। शारीरिक बनावट 6.8। नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट। विजार्ड क्षेत्र लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट। ध्यान तकनीक ब्लैक टॉवर ध्यान तकनीक शुरुआती 12/400। नाइट कौशल लायन हॉट / प्रवीण 1324-1600 आर्मर स्प्लिटिंग / प्रवीण 543-1600 स्टार फायर एरो प्रवीण 612-1600 डबल ब्लेड। निरंतर / प्रवीण 124-1600 चार्ज स्ट्राइक प्रवीण 88-1600 बर्स्ट कुशल 720/800 जादू कोई नहीं। सिमुलेशन गणना सिम्युलेटर भले ही अपग्रेड हो गया हो, लेकिन एट्रीब्यूट पैनल का इस्तेमाल अभी भी हमेशा की तरह किया जा सकता है। चेनी ने अपना ध्यान एट्रीब्यूट पैनल पर केंद्रित किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 1.7 से बढ़कर 2.5 हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। ये जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक शक्ति में हर तरह का सुधार बेहद मुश्किल है। चेनी के लिए 0.8 की वृद्धि निस्संदेह महत्वपूर्ण है। विजार्ड रियल्म कॉलम नोन से लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस में बदल गया है। अपने आध्यात्मिक समुद्र में कोई जादू न अंकित करने के अलावा मौजूदा चेनी में एक मानक लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस से कोई अंतर नहीं है। जादू। चेनी ने पैनल को देखा और खुद से बुदबुदाया। एक जादूगर प्रशिक्षु के लिए आध्यात्मिक शक्ति निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन जादू भी आवश्यक है। और प्रत्येक जादूगर प्रशिक्षु को अपने आध्यात्मिक समुद्र में अंकित जादू के बारे में एक विचारशील विकल्प बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार आध्यात्मिक समुद्र में जादू अंकित हो जाने के बाद इसे हटाना असाधारण रूप से कठिन होता है जब तक कि कोई आधिकारिक जादूगर न बन जाए। लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस बनने से पहले एक लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस अपने आध्यात्मिक समुद्र में 50 रिंग मैजिक तक अंकित कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए आध्यात्मिक समुद्र के एक विशिष्ट आकार की आवश्यकता होती है। चेनी, जो अभी लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस बने हैं, 5 नहीं बल्कि 3 अंकित कर सकते हैं। लेकिन जब उनका आध्यात्मिक समुद्र लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस की सीमा तक फैल जाता है, तो वे अपने आध्यात्मिक समुद्र में 50 रिंग मैजिक तक अंकित कर सकते हैं। लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस 80 रिंग मैजिक तक अंकित कर सकते हैं, और लेवल 3 विजार्ड अप्रेंटिस 9 अंकित कर सकते हैं। हाँ, बस एक और 90 रिंग मैजिक वह सीमा है जिसे कोई जादूगर आधिकारिक जादूगर बनने से पहले अपने आध्यात्मिक समुद्र में अंकित कर सकता है। जहां तक जादू के चुनाव की बात है, चेनी के दिमाग में पहले से ही कुछ विचार थे। शायद सिमुलेशन में मुझे जरूरी नहीं कि मैं खुद पर ध्यान केंद्रित करूं। शायद मैं तरीका बदल सकता हूं, चेनी ने खुद से कहा। यह विचार इस सिमुलेशन के बाद ही उभरा। इस विचार के आने का कारण यह था कि सिमुलेशन के दौरान उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा देखी। सिमुलेशन में उनका बेटा एक महान शूरवीर बन गया, जो उसकी असाधारण शक्तिशाली प्रतिभा को दर्शाता है। लेकिन क्या होगा अगर इस शूरवीर प्रतिभा को जादूगर प्रतिभा के बदले में बदला जा सके? उन्होंने सिमुलेशन के दौरान अपने बेटे को जादूगर प्रतिभा परीक्षण के लिए नहीं लिया, इसलिए चेनी को नहीं पता था कि उनके बच्चे में जादूगर बनने की क्षमता है या नहीं। लेकिन मान लीजिए कि उनके बेटे में वास्तव में एक उल्लेखनीय जादूगर प्रतिभा है, तो शायद क्या ये संभव है अगर मैं सिमुलेशन में कई बेटों का पिता बनूं, फिर जादूगर क्षमता वाले लोगों को जादूगर महाद्वीप में भेज दूं और अंत में उनके बदले में कुछ और करने की प्रतीक्षा करूं? मिल्टन चेनी ने अपने दिल में सोचा। अंतिम निष्कर्ष संभव हो सकता है, लेकिन सत्यापन की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, अगर वह वास्तव में 10 बेटों का पिता बनता है और उन सभी में जादूगर क्षमता है, अपने बेटों की क्षमता की ताकत पर विचार किए बिना उन सभी को जादूगर महाद्वीप में भेजा जा सकता है। अंततः केवल कुछ ही जीवित रह सकते हैं, और यह अनिश्चित है कि क्या ये कुछ बड़े हो सकते हैं और संभवतः उपमहाद्वीप में वापस आ सकते हैं। ऐसे बहुत से कारक थे जो इसे प्रभावित कर सकते थे। अंत में मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग से अव्यवस्थित विचारों को साफ करते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया। ज्यादा सोचना बेकार था, अगले सिमुलेशन के दौरान इसे आजमाना बेहतर होगा। ठीक है, कांस्य कुंजी। मिल्टन चेनी, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उछाल महसूस कर रहे थे, को अचानक कुछ याद आया। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने हाथ बढ़ाया और अपनी छाती से कांस्य कुंजी निकाली। उन्होंने हमेशा इस कांस्य कुंजी को बहुत महत्व दिया था, इसलिए उन्होंने इसे अपने गले में एक पेंडेंट के रूप में पहना था।
बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने सावधानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने हाथ में कांस्य कुंजी को छुआ। लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस बनने के बाद उनके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक शक्ति को वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए हेरफेर किया जा सकता था। आध्यात्मिक शक्ति मिल्टन चेनी के तीसरे हाथ की तरह थी। जिस क्षण मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति ने कांस्य कुंजी को छुआ, कुंजी में एक बड़ा बदलाव हुआ। कांस्य कुंजी से तुरंत एक टिमटिमाती हरी रोशनी निकली। अगले ही पल कांस्य कुंजी का रंग फीका पड़ गया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में समा गई। क्या इससे पहले कि मिल्टन चेनी महत्वपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया कर पाते, अचानक उनके दिमाग में एक अज्ञात स्मृति उभरी। स्थानिक गुप्त कुंजी। इस अतिरिक्त स्मृति ने तुरंत मिल्टन चेनी को यह समझने में मदद की कि क्या हुआ था। कांस्य कुंजी, जो उनके आध्यात्मिक सागर में स्थिर रही, एक वास्तविक जादू उपकरण निकली। इस जादू उपकरण पर एक वास्तविक प्रथम अंगूठी जादू अंकित था। प्रथम वलय जादू, छोटे आयाम का जादू। ये प्रथम वलय जादू न तो आक्रामक प्रकार का जादू था और न ही सहायक, और इसे जादू उपकरण के मेजबान पर नहीं डाला जा सकता था। हाँ, इस समय इस जादू उपकरण का अपना मेजबान था, और इसका मेजबान स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी था। इस जादू उपकरण का केवल एक ही उद्देश्य था, भंडारण। जादुई उपकरण के अंदर एक छोटा आयाम स्थान था जो निर्जीव वस्तुओं को संग्रहित करने में सक्षम था, जो मिल्टन चेनी द्वारा अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों में वर्णित भंडारण छल्लों के समान था। इसलिए स्थानिक कुंजी अपने मेजबान को पहचानने के बाद मिल्टन चेनी के दिमाग में घुस गई। अगले ही पल आध्यात्मिक समुद्र में स्थानिक कुंजी फिर से मिल्टन चेनी के हाथ में दिखाई दी। मिल्टन चेनी ने स्थानिक कुंजी को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, जिसने अपने मेजबान को पहचान लिया था, ताकि कुंजी के आयामी स्थान को खोलने का प्रयास किया जा सके। लेकिन कोशिश करने पर उन्होंने पाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, मैं इसे सीधे नहीं खोल सकता। इसे अभी भी कुछ समय के लिए पोषण की आवश्यकता है। स्थिति को समझते हुए मिल्टन चेनी ने स्थानिक कुंजी को वापस अपने आध्यात्मिक समुद्र में डाल दिया। अगले ही पल मिल्टन चेनी का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वास्तव में वह इस बार बहुत जल्दबाजी में था। यदि यह कांस्य कुंजी एक भंडारण प्रकार का जादू उपकरण नहीं बल्कि कोई अन्य प्रकार का होता, तो उसका आध्यात्मिक सागर पहले ही ढह चुका होता। मिल्टन चेनी अभी अभी लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस बने थे। उनका आध्यात्मिक सागर बहुत नाजुक था और कुछ अन्य प्रकार के जादू उपकरणों के साथ इसे संभालना मुश्किल था। इस बार मिल्टन चेनी बेहद भाग्यशाली थे। यह कांस्य कुंजी एक भंडारण प्रकार का जादू उपकरण निकला। आपको पता होना चाहिए, सभी प्रकार के जादू उपकरणों में भंडारण प्रकार सबसे दुर्लभ और सबसे मध्यम था, यहाँ तक कि एक लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस भी आसानी से इसका मेजबान बन सकता था। अध्याय 53, अध्याय 52, 7वीं रिंग मैजिक। दुनिया की आंख, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। गोल्डन लॉन फैमिली एस्टेट के मुख्य क्षेत्र में स्थित एक बड़े स्नानघर में गर्म भाप उठती है। मिल्टन चेनी स्नान के किनारे पर झुक जाता है। उसका शरीर पानी में डूबा हुआ है, उसकी आंखें थोड़ी बंद हैं, वह आराम से दिख रहा है। ये स्नानघर कुछ हद तक गर्म झरनों जैसा है जहां चेनी अपने पिछले जीवन में स्नान किया करते थे, जहां हर दिन पानी बदला जाता था। इस प्रकार चेनी हर कुछ दिनों में आराम करने के लिए यहां आते हैं। अगले ही पल उसका शांत भाव एक गंभीर भाव में बदल जाता है। उसकी आंखें सीधे आगे की ओर टिकी होती हैं। यह आ रहा है। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, चेनी के दिमाग में 2 यांत्रिक ध्वनियां गूंज उठीं। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर अपग्रेड पूरा हो गया है। विजार्ड का जीवन सिम्युलेटर 2.0 आपकी सेवा में है। नौसिखिया अवधि समाप्त हो गई है। भविष्य के सिमुलेशन में ऊर्जा रिचार्ज के लिए जादुई पत्थरों की आवश्यकता होगी। ऊर्जा के लिए जादुई पत्थर। अगले ही पल चेनी के दिमाग में यादों का एक समूह उमड़ पड़ा, जिससे उसे अपग्रेड किए गए सिम्युलेटर को जल्दी से समझने में मदद मिली। सरल शब्दों में, नौसिखिए अवधि के दौरान सिमुलेशन पूरी तरह से मुफ्त थे, लेकिन अब उन पर शुल्क लगेगा। प्रति माह एक सिमुलेशन काउंट अर्जित करने के अलावा सिमुलेशन शुरू करने के लिए जादुई पत्थरों की आवश्यकता होगी। सिमुलेशन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहले नौसिखिए सब्सिडी ने उसे कुछ बार सिम्युलेटर का मुफ्त उपयोग करने की अनुमति दी थी। हालांकि अब जब चेनी एक जादूगर प्रशिक्षु बन गया है, तो उसे अब सब्सिडी नहीं मिलती है। यह अच्छी खबर नहीं है। चेनी ने सोच में भौहें सिकोड़ी। जिस अपग्रेडेशन का वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसमें नई सुविधाएं जोड़ने के बजाय केवल भुगतान की आवश्यकता जोड़ी गई। प्रत्येक सिमुलेशन के लिए अब 10 जादुई पत्थरों की आवश्यकता होगी। हालांकि यह एक बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप में बहुत कम लोगों के पास जादुई पत्थर हैं। कोई कह सकता है कि वे अमूल्य हैं। हालांकि चेनी असंतुष्ट नहीं थे। बाहरी प्लगइन के लिए चार्ज करना सामान्य बात है, और 10 जादुई पत्थर कोई बड़ी कीमत नहीं है।
इसके अलावा चेनी को फिलहाल जादुई पत्थरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। परिवार के खजाने के खुल जाने के बाद वह अपनी इच्छानुसार जादुई पत्थरों का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि चेनी ने ध्यान से नहीं देखा कि गोल्डन लायन परिवार के पास कितने जादुई पत्थर हैं, लेकिन उनमें से कम सैकड़ों जरूर होंगे जो उसके दर्जनों सिमुलेशन की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। इतनी जल्दी? जैसे ही चेनी जादुई पत्थरों के बारे में सोच रहा था, उसे अचानक अपने दिल में खुशी की लहर महसूस हुई। उसके सिम्युलेटर के अपग्रेड होने के कुछ ही मिनट बाद उसके आध्यात्मिक सागर में एम्बेडेड उसकी स्थानिक कुंजी अचानक बदल गई। अगले ही पल स्थानिक कुंजी, जो उसके आध्यात्मिक सागर के केंद्र में मडरा रही थी, चेनी के हाथ में दिखाई दी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्थानिक कुंजी से गुजरी और एक अतिरिक्त पारदर्शी स्थान अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। ये बहुत बड़ा है। स्थानिक कुंजी का छोटा आयामी स्थान उसके कमरे के आकार से प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी बड़ा था, जो लगभग सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इस उपस्थान में समय नहीं बहता। इसके बीच में चेनी कई लकड़ी के बक्से देख सकता था। चेनी ने पहले अपना उपस्थान बंद किया, फिर स्नानघर से बाहर निकल गया। खुद को सुखाने और साफ कपड़े पहनने के बाद वह स्नानघर से बाहर निकल गया। गोल्डन लायन परिवार के मुख्य क्षेत्र में स्थित इस स्नानघर में केवल चेनी ही रहते थे, बाहर तैनात गार्ड के अलावा। सलामी देने वाले गार्ड को सिर हिलाते हुए चेनी ने जगह छोड़ दी और अपनी छोटी सी संपत्ति में वापस आ गया। एस्टेट में अपने कमरे में वापस आकर चेनी ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी स्थानिक कुंजी के छोटे आयामी स्थान को फिर से खोल दिया। अगले ही पल चेनी के एक विचार के साथ उसके सामने फर्श पर एक लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। चेनी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। इस दृश्य को देखना लगभग जादुई लग रहा था। लकड़ी के बक्से को सीधे हाथ से खोलने के बजाय चेनी ने ढक्कन उठाने के लिए एक छड़ी ढूंढी। भगवान, अब मुझे सिमुलेशन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो कुछ भी मेरे पास नहीं है वह मेरे पास है। क्या मैं वास्तव में नायक हो सकता हूँ? चेनी कुछ हद तक हैरान दिखे। जैसे ही फर्श पर लकड़ी का बक्सा खुला, चेनी की आंखों के सामने अंदर की हर चीज नंगी हो गई। बक्से के अंदर पूरी तरह से व्यवस्थित हल्के बैंगनी रंग के रत्न थे। मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से इन रत्नों से परिचित थे, वे जादुई पत्थर थे। जादुई पत्थरों का एक पूरा बक्सा। मिल्टन चेनी लकड़ी के बक्से के पास गए और लापरवाही से एक जादुई पत्थर उठा लिया। हल्के बैंगनी रंग के जादुई पत्थर से एक हल्का प्रभामंडल निकला, रहस्यमय और सुंदर। मिल्टन चेनी ने जल्दी से लकड़ी के बक्से में जादुई पत्थरों की संख्या गिन ली। 500। बक्से के अंदर ठीक 500 जादुई पत्थर बड़े करीने से व्यवस्थित थे। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि गोल्डन लायन परिवार ने सैकड़ों वर्षों में केवल 100 से कुछ ज्यादा मैजिक स्टोन्स जमा किए थे, फिर भी मिल्टन चेनी के सामने 500 मैजिक स्टोन्स वाला एक बॉक्स था। और स्थानिक कुंजी द्वारा एक्सेस किए गए छोटे आयामी स्थान के भीतर मिल्टन चेनी ने सिर्फ एक बॉक्स नहीं देखा। इस तरह के 2 और बॉक्स थे। अगर वे भी मैजिक स्टोन्स से भरे होते तो वह वाकई जैकपॉट मार लेता। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने एक बार फिर स्थानिक कुंजी को सक्रिय किया और उसके सामने 2 और बॉक्स दिखाई दिए। मिल्टन चेनी ने अपनी छड़ी से कुशलता से ढक्कन उठाए, जिससे 2 बॉक्स में रखी सामग्री सामने आ गई। मैजिक स्टोन्स से भरा एक और पूरा बॉक्स, और ये एक किताब। मानसिक रूप से तैयार होने के बाद मिल्टन चेनी को तब उतना आश्चर्य नहीं हुआ जब उन्होंने मैजिक स्टोन से भरा एक और बॉक्स देखा। हालांकि दूसरे लकड़ी के बॉक्स में मौजूद वस्तु ने उनकी दिलचस्पी को आकर्षित किया। बड़े लकड़ी के बॉक्स में एक साधारण सी दिखने वाली किताब थी। मिल्टन चेनी ने किताब उठाई, जो पतली लग रही थी लेकिन काफी भारी थी। वह पुस्तक की सामग्री का पता नहीं लगा सका। पुस्तक के कवर पर कुछ हद तक मानव आंख जैसी एक आंख उकेरी गई थी। जब मिल्टन चेनी ने इस आंख को देखा तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर में सक्रिय हो गई। पुस्तक को पलटते हुए उन्होंने ऐसे पाठ और प्रतीक देखे जिन्हें वे समझ नहीं पाए। इसे एक कवर से दूसरे कवर पर पलटने पर मिल्टन चेनी को पुस्तक में कुछ खास नहीं लगा। हालांकि जैसे ही उन्होंने पुस्तक बंद की, पुस्तक के कवर पर लगी आंख उनकी आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण पर टिकी हुई लग रही थी। अगले ही पल पुस्तक के पन्ने अपने आप खुल गए। पुस्तक के भीतर के पाठ और प्रतीक विकृत होने लगे, विलीन होने लगे और अंततः आंखों की एक जोड़ी की रूपरेखा में बदल गए। मिल्टन चेनी को लगा जैसे आंखें जीवित थीं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जैसे पाठ और प्रतीकों के विलय से बनी आंखों की जोड़ी उसे घूर रही थी। जिस क्षण उसने उस नज़र को महसूस किया, मिल्टन चेनी को लगा कि उसके दिमाग में एक अतिरिक्त स्मृति उभर आई है। जीरो रिंग मैजिक, आई ऑफ द माइंड। इस पुस्तक में वास्तव में एक जीरो रिंग मैजिक मंत्र था, और यह कोई साधारण जीरो रिंग मैजिक मंत्र नहीं था। स्पष्ट स्मृति ने मिल्टन चेनी को यह समझा दिया कि यह आई ऑफ द माइंड आध्यात्मिक प्रणाली जादू का पूर्ण मूल था। यह उल्लेखनीय है कि सामान्य जीरो रिंग मैजिक मंत्रों में कोई क्षमता नहीं होती है, लेकिन कुछ को आधिकारिक जादूगर बनने के बाद फर्स्ट रिंग मैजिक में पुनर्निर्मित किया जा सकता है।
लेकिन एक और प्रकार का जादू है जिसकी कोई सीमा नहीं है और लगभग कोई भी इसे पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया है। आई ऑफ द माइंड एक ऐसा ही जादू है। जबकि वर्तमान मिल्टन चेनी ने अभी तक इस जादू को नहीं समझा है, इस जादू के बारे में उनके दिमाग में अतिरिक्त स्मृति और शिलालेख की विधि ने उन्हें इसके अपार मूल्य को समझा। आई ऑफ द माइंड की विकास श्रृंखला की स्मृति में मिल्टन चेनी ने एक आंख भी देखी जो इतनी विशाल थी कि वह एक ग्रह से भी बड़ी लग रही थी। यह इस जीरो रिंग मैजिक मंत्र का ज्ञात अंत था। 7वीं रिंग मैजिक, दुनिया की आंख। PS कल्टीवेशन चेक इन से मासिक टिकट के लिए धन्यवाद, आपसे प्यार करता हूँ। लीड बोर्ड पर आने के लिए चेज रीडिंग मासिक टिकट पुरस्कार, आप सभी का धन्यवाद। अध्याय 54, अध्याय 53, संदेह और प्रस्थान, सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। 7वीं रिंग मैजिक, कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। कम से कम इस समय मिल्टन चेनी ऐसी शक्ति को समझ नहीं पाए। मुझे एक खजाना मिल गया है, मिल्टन ने अंदर ही अंदर आह भरी। कोई भी खजाना नहीं, इस तरह का जादू हासिल करना लगभग वैसा ही है जैसे एक आवारा अचानक राज्य में ड्यूक बन जाता है। अपने दिमाग में यादों को आत्मसात करने के बाद मिल्टन ने अपना ध्यान अपने हाथ में जादू की किताब पर वापस लगाया। किताब में बहुत बदलाव आ गया था। किताब के कवर पर आंख गायब हो गई थी और पन्नों पर सभी पाठ और प्रतीक भी गायब हो गए थे। अतिरिक्त यादों ने मिल्टन को एहसास कराया कि यह सामान्य है। साधारण जीरो रिंग मैजिक एक बार किताब में अंकित होने के बाद कई व्यक्तियों द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि स्पिरिचुअल आई जैसे विशेष जीरो रिंग मैजिक के लिए अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की आवश्यकता होती है, जिस पर न केवल एकल उपयोग सीखने के लिए बल्कि स्मृति के रूप में सीधे संचारित करने के लिए भी लिखा जा सके। पुस्तक को लकड़ी के बक्से में वापस रखकर मिल्टन ने तीनों बक्सों को स्थानिक कुंजी के भीतर छोटे आयाम वाले स्थान में वापस रख दिया। हालांकि अब उनके पास स्पिरिचुअल आई के लिए मेमोरी और शिलालेख तकनीक थी, लेकिन इस जादू को अपने स्पिरिचुअल सागर में अंकित करना आसान काम नहीं था। लेकिन मिल्टन ने इस बारे में चिंता नहीं की क्योंकि उनके पास बाहरी प्लगइन था। हालांकि एक बार जब वह शांत हो गया तो मिल्टन को कुछ अजीब लगा। हाँ, यह अजीब था। वह ये नहीं भूला कि उसने स्थानिक कुंजी कहाँ से प्राप्त की थी। स्थानिक कुंजी निश्चित रूप से गोल्डन लान परिवार के भीतर अचानक प्रकट नहीं हुई थी। ब्लैक रॉब सीकर्स क्लब के सिमुलेशन और क्रियाओं को संश्लेषित करके यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि जिस व्यक्ति ने संभवतः इस स्थानिक कुंजी को पीछे छोड़ा था वह गोल्डन लान परिवार का पूर्वज था। लेकिन मिल्टन के लिए अजीब बात यहाँ थी। गोल्डन लान परिवार के पूर्वज निश्चित रूप से एक जादूगर प्रशिक्षु रहे होंगे और इस बात की थोड़ी सी संभावना भी थी कि वे एक असली जादूगर थे। मिल्टन को विश्वास नहीं था कि इस क्षमता की संस्थाएं स्थानिक कुंजी की कीमतीता को नहीं समझ पाएंगी। इसके अलावा स्थानिक कुंजी के भीतर जादुई पत्थर मौजूद थे। ये पत्थर एक जादूगर के लिए अपरिहार्य थे। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि इसमें अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेत्र जादू शामिल था। जादुई उपकरण, जादुई पत्थर, जादू। मिल्टन को लगा कि किसी भी जादूगर को इन तीनों चीजों में से किसी को भी मना नहीं करना चाहिए। अपने पिछले सिमुलेशन में स्टैंटन के सिटी लॉर्ड जैसे सच्चे जादूगर को भी स्टोरेज मैजिक डिवाइस से लुभाया जाएगा। तो फिर एक पूर्वज जो संभवतः जादूगर भी नहीं था ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को क्यों छोड़ देगा और इसके बजाय इसे गोल्डन लान परिवार के लिए छोड़ देगा जिसके पास कोई जादूगर ही नहीं था। मिल्टन को याद रखना चाहिए, इस पूर्वज को एक बार परिवार द्वारा एक जादूगर को प्रयोग के विषय के रूप में प्रदान किया गया था। भले ही ये द्वेष खत्म हो गया हो, लेकिन उसे इतना उदार नहीं होना चाहिए था। मिल्टन ने भौहें सिकोड़कर सोचा, क्या ये हो सकता है कि सभी जादुई शिलालेख स्लॉट भरे हुए थे? नहीं, ये गलत है। आप जादुई उपकरण और जादुई पत्थर को कैसे समझाएंगे? और आध्यात्मिक आंख जैसे जादू को निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में जादुई पत्थरों से बदला जा सकता है। शायद पूर्वज ने मान लिया था कि गोल्डन लान परिवार में कोई भी स्थानिक कुंजी का रहस्य नहीं खोज पाएगा, इसलिए उसने अस्थायी रूप से परिवार में कुंजी रख दी। लेकिन एक सिमुलेशन में मुझे 100 साल की कुंजी मिली और मैंने पूर्वज को इसे लेने के लिए वापस आते नहीं देखा। विचारों में उलझे हुए मिल्टन पूरी तरह से चकित था। मिल्टन खुद एक संदिग्ध व्यक्ति था, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद भी वह किसी भी उचित कारण के साथ नहीं आ सका। इसलिए उसने इस विचार को फिलहाल अलग रख दिया, जबकि अभी भी सतर्क था। लाभ पहले ही मिल चुके हैं और अब इस पर ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। अगर मिल्टन से अब स्पेटियल की को छोड़ने के लिए कहा जाए तो बेशक यह असंभव होगा। फिर उसने अपने आध्यात्मिक सागर में स्थानिक कुंजी को वापस खींच लिया और क्रॉस लेग बैठकर ब्लैक टॉवर मेडिटेशन तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इतना, मिल्टन ने अरलाथ से एक कपड़े का थैला लिया, खोला और एक नज़र डालने के बाद कहा। थैला चमकदार सोने के स्क्रॉल से भरा था, जिसे सोने के वाउचर के रूप में भी जाना जाता है। मिल्टन ने बस एक सरसरी नज़र डाली और उनके अंकित मूल्य सभी 100 थे, जो कई 100 हज़ारों में जुड़ते हैं।
किंगडम में कई 100,000 सोने के सिक्के किसी भी तरह से छोटी राशि नहीं है। राज्य के चारों ओर यात्रा करने के लिए सोने के सिक्के आवश्यक हैं, ये सिर्फ 200,000 हैं, ज्यादा नहीं। अर्लाथ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जैसे कि ये 2 लाख सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि सिर्फ 20 कागज के टुकड़े थे। लेकिन गोल्डन लान परिवार की संपत्ति के साथ 2 लाख सोने के सिक्के वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं हैं, और उन्हें तुच्छ भी माना जा सकता है। अन्य चीजें गाड़ी पर लदी हुई हैं। किंगडम के चारों ओर इस यात्रा में आप अकेले होंगे। मैंने जो पहले कहा था उसे याद रखना। अर्लाथ का लहजा बहुत गंभीर था। ये सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया। मिल्टन की पीठ को देखते हुए अर्लाथ की आंखों में उनके शांत भाव के नीचे कई तरह की भावनाएं चमक उठीं। विलियम। मिल्टन गोल्डन लॉयन गार्डन को पार करके उस जगह पहुंचे जहां गाड़ी खड़ी थी। पहुंचने पर उन्होंने विलियम को गाड़ी के पास खड़ा पाया, जो काफी आश्चर्यजनक था। चलो युवा स्वामी, मैं आपको सुदूर पूर्व क्षेत्र में 4 सीजन्स सिटी के किनारे तक ले जाऊंगा। वहां पहुंचने के बाद आप अपने आप ही होंगे। विलियम ने मिल्टन की आंखों में आश्चर्य देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद। मिल्टन समझ गया कि यह उसके पिता अर्लाथ का विचार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने मना नहीं किया। उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। इसके साथ ही मिल्टन गाड़ी में चढ़ गया, जबकि विलियम अपने घोड़े पर सवार हुआ और चाबुक फटकारा। चाबुक। कोच के अंदर बैठे मिल्टन ने पर्दा हटाया और अपने अतीत को देखा। मिल्टन जानता था कि किंगडम के इस दौरे से लौटने में उसे कई साल लग सकते हैं। अब वह एक ग्रैंड नाइट है, एक लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस है, लेकिन कुछ साल बाद किंगडम के दौरे से लौटने पर वह कैसा महसूस करेगा। मिल्टन भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था। अपने दिल में असामान्य भावनाओं को दूर करते हुए मिल्टन ने पर्दा बंद कर दिया। एक तरफ से एक बड़ा नक्शा उठाया। यह नक्शा अर्लाथ ने मिल्टन के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। किंगडम के नक्शे का नवीनतम संस्करण पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम को शामिल करता है, यहाँ तक कि किंगडम की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है। यह नक्शा सरल लग सकता है, लेकिन किंगडम के भीतर इसका मूल्य काफी अधिक है। मिल्टन ने नक्शे पर ईस्ट रिवर प्रांत देखा और यहाँ तक कि तुरंत सुदूर पूर्व क्षेत्र को भी देखा। सुदूर पूर्व क्षेत्र छोटा नहीं है, लेकिन पूरे किंगडम के नक्शे की तुलना में ये बहुत ही अस्पष्ट है। स्वाभाविक रूप से ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मिल्टन की दृष्टि बहुत अच्छी थी, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मानचित्र पर चिन्हित था। ईस्ट रिवर प्रांत ने राज्य के क्षेत्र का छठा हिस्सा घेर रखा था और सुदूर पूर्व क्षेत्र ने इसके भीतर केवल एक छोटा सा हिस्सा घेर रखा था, इसका लगभग 15वां हिस्सा। मिल्टन को बहुत यकीन नहीं था। मिल्टन ने मानचित्र की सावधानीपूर्वक जांच की। 4 सीजन्स सिटी विशाल मानचित्र पर स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इसे ढूंढ लिया। विलियम सही था, 4 सीजन्स सिटी सुदूर पूर्व क्षेत्र के सबसे दूर के छोर पर थी। मिल्टन ने मानचित्र पर 4 सीजन्स सिटी से अपनी नज़र हटाई और पूरे राज्य का अवलोकन किया। विजार्ड अप्रेंटिस बनने के बाद मिल्टन ने अपनी याददाश्त में वृद्धि देखी। उसकी याददाश्त बहुत मजबूत हुआ करती थी, और अब ये और भी मजबूत है, लगभग फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ। तो संक्षेप में, वह अपने मस्तिष्क में पूरे मानचित्र का विवरण उकेरने में सक्षम था। वह किसी भी समय मानचित्र पर कुछ भी याद कर सकता था। अध्याय 55, अध्याय 54 4 सीजन सिटी और येलो फायरी हॉर्स सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। हम आ गए हैं, युवा मास्टर। मिल्टन चेनी, जो गाड़ी में अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, ने विलियम्स की आवाज़ सुनी और फिर अपनी आंखें खोलीं। इतनी जल्दी? मिल्टन ने पर्दा हटाया और वास्तव में उसके सामने एक भव्य शहर का द्वार देखा। शहर के द्वार के सामने 2 पूरी तरह से बख्तरबंद गार्ड खड़े थे, उनकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं। हालांकि सुदूर पूर्व शहर की दीवारों और द्वारों की तुलना में 4 सीजन सिटी के द्वार काफ़ी छोटे थे। सुदूर पूर्व क्षेत्र के किनारे पर एक शहर होने के कारण इसके अधिकांश निवासी अन्य क्षेत्रों से थे। सुदूर पूर्व शहर की शांति के विपरीत ये जगह बल्कि अव्यवस्थित थी। लेकिन गोल्डन लान परिवार के निरोध के तहत यहाँ के लोगों ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। गाड़ी सुचारू रूप से शहर में प्रवेश कर गई। हालांकि पहरेदारों ने विलियम को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने गोल्डन लान परिवार के प्रतीक को पहचान लिया। सुदूर पूर्व क्षेत्र में ऐसे परिवार के सदस्य का रूप धारण करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। युवा स्वामी, मैं अब शहर में और नहीं रुकूंगा। मिल्टन जैसे ही गाड़ी से उतरे, विलियम अपने घोड़े पर सवार होकर बोला। इतनी जल्दी चले जा रहे हो? मिल्टन की बातें सुनकर विलियम ने सिर हिलाया। उसकी एकमात्र जिम्मेदारी मिल्टन को 4 सीजन सिटी में लाना था। उसके बाद उसे गोल्डन लान परिवार के केंद्रीय क्षेत्र में वापस लौटना था। आखिरकार राज्य के माध्यम से यात्रा मिल्टन का एकल उद्यम था, और अगर वह चाहता भी तो विलियम उसकी रक्षा करने के लिए वहां नहीं रह सकता था। अपने प्रस्थान के साथ विलियम ने परिवार की गाड़ी भी ले ली। अब पैसे के अलावा मिल्टन के पास कुछ भी नहीं था, हालांकि ये पर्याप्त से अधिक था।
उसके पास एक कपड़ा बैग था जिसमें एक नक्शा, सोने के वाउचर और अल्लाह द्वारा उसके लिए तैयार किए गए कुछ पत्र भरे हुए थे। मिल्टन ने चारों ओर देखा। सच कहा जाए तो वह फोर सीजन्स सिटी से पूरी तरह अपरिचित था, जो उसके परिवार के इलाके का शहर था। उसके लिए एकमात्र परिचित चीज शायद इस शहर का नाम फोर सीजन्स सिटी था। जब मिल्टन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया तो एक आदमी ने हिम्मत जुटाई और उसके पास आया। महोदय, ऐसा लगता है कि आप फोर सीजन्स सिटी में पहली बार आए हैं। मैं फोर सीजन्स सिटी का सिटी गाइड हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। मैं सिर्फ एक चांदी के सिक्के के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। ब्लेयर को भी थोड़ी चिंता हुई। मूल रूप से उसने मिल्टन को अपना लक्ष्य नहीं बनाया था, क्योंकि वे तथाकथित फोर सीजन्स सिटी गाइड मूल रूप से शहर से अच्छी तरह परिचित थे। इस पेशे का जन्म फोर सीजन्स सिटी की अनूठी भौगोलिक स्थिति से हुआ था। चूंकि यह सुदूर पूर्वी क्षेत्र का एक सीमांत शहर था, यहाँ के ज्यादातर लोग पहली बार यहाँ आए थे, इसलिए इस पेशे का अस्तित्व था। उन सभी की आंखें अंतर्दृष्टिपूर्ण थीं। मिल्टन एक कुलीन व्यक्ति लग रहा था, जिसके पास परिवहन के लिए एक समर्पित गाड़ी भी थी जो असाधारण गति दिखाती थी। हालांकि गाड़ी कुछ ही पल में चली गई, जिससे उसे लगा कि क्या मिल्टन एक कंगाल कुलीन व्यक्ति हो सकता है। फोर सीजन्स सिटी गाइड, मिल्टन ने दिलचस्पी से पूछा, जिस पर ब्ले ने सिर हिलाया। अच्छा, पहले मुझे निकटतम बैंक ले चलो, मुझे कुछ पैसे बदलने हैं। मिल्टन ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। हालांकि वह लंबे समय तक फोर सीजन्स सिटी में नहीं रहेगा, लेकिन एक गाइड होना निश्चित रूप से सुविधाजनक था। इसके अलावा एक चांदी के सिक्के का उसके लिए व्यवहारिक रूप से कोई मतलब नहीं था। मिल्टन को सहमत देखकर ब्ले ने अपनी खुशी दबा ली। ये काम उतना आसान नहीं था जितना सोचा गया था। भयंकर प्रतिस्पर्धा की तो बात ही छोड़िए, एक चांदी के सिक्के की कीमत आम लोग स्वेच्छा से नहीं चुका सकते थे। फोर सीजन्स सिटी में एक चांदी के सिक्के से कुछ अच्छे भोजन मिल सकते थे। अधिकांश लोग गाइड को काम पर रखने के बजाय बिना सिर वाली मक्खियों की तरह इधर उधर ठोकरें खाना पसंद करेंगे। सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को ले जाने में आपकी मदद करूं? ब्ले तुरंत काम के मूड में आ गए और सहजता से मदद की पेशकश की। नहीं, रास्ता दिखाना ही काफ़ी होगा, मिल्टन ने मना कर दिया। मिल्टन के मना करने पर ब्लेयर ने कोई अजीब भावना नहीं दिखाई, बल्कि उत्साहपूर्वक मिल्टन को फोर सीजन्स सिटी के बारे में सब कुछ बताया। ब्लेज के कथनों के माध्यम से मिल्टन को सुदूर पूर्व क्षेत्र की सीमा पर स्थित इस शहर के बारे में कुछ समझ मिली। सर, हम पहुंच गए हैं। ये फोर सीजन्स सिटी में फ्रॉस्टविंटर किंगडम का रॉयल बैंक है। गंतव्य पर पहुंचने पर ब्लेयर रुक गया और मिल्टन से सम्मानपूर्वक कहा। फिर मिल्टन ने अपनी नज़र अपने सामने के बैंक पर घुमाई। हालांकि इसे बैंक कहा जाता था, लेकिन यह वास्तव में एक 3 मंजिला टॉवर था। मिल्टन ने इसे रॉयल बैंक की अनूठी स्थापत्य शैली समझा। पूरे राज्य में केवल एक ही प्रकार का बैंक था, रॉयल बैंक। टॉवर के सामने पहले से ही काफ़ी लोग आ जा रहे थे। सर, मैं आपका बाहर इंतज़ार कर सकता हूँ। मिल्टन के बोलने से पहले ब्लेयर ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए प्रस्ताव दिया। मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया और बैंक के अंदर चले गए। युवा स्वामी, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, वर्दी पहने एक सभ्य दिखने वाली युवा लड़की उनके पास आए और विनम्रता से पूछा। मिल्टन ने लड़की का मूल्यांकन किया, उसकी निगाहें अपरिवर्तित रहीं। मुझे कुछ सोने के वाउचर को सोने के सिक्कों में बदलना है। युवा स्वामी, मेरे साथ आइए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कितने सोने के सिक्के बदलने हैं? मैं आपको संबंधित खिड़की तक ले जाऊंगा। मिल्टन ने थोड़ा सोचा और फिर बोला, चलो 1000 से शुरू करते हैं। ये सुनकर लड़की की आंखों में खुशी की चमक थी। बहुत अच्छा, युवा स्वामी, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। उसकी आवाज़ काफ़ी नर्म हो गई थी। जैसा कि मिल्टन ने अपने पिछले जीवन में कहा था, वह चापलूसी कर रही थी। लड़की मिल्टन को उचित काउंटर पर ले गई और फिर चली गई। सोने के सिक्कों के आदान प्रदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। रॉयल बैंक सैकड़ों वर्षों से फ्रॉस्टविंटर किंगडम में खड़ा था और स्वाभाविक रूप से सबसे कुशल विधि का पता लगा लिया था। बैंक टेलर ने मिल्टन को 1000 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला दिया। मिल्टन ने थैला उठाया और उसे काफ़ी भारी पाया। बेशक ये भारीपन एक आम व्यक्ति के लिए काफ़ी था, मिल्टन के लिए ये वज़न लगभग नगण्य था। लॉबी में वापस आकर मिल्टन ने उस लड़की को देखा जो अभी अभी उसे अपने सोने के सिक्के बदलने के लिए ले गई थी। जब वह उसके पास से गुजरा तो मिल्टन ने लापरवाही से पैसे के थैले से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे थमा दिया। एक टिप, लड़की की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता देखकर मिल्टन ने शांति से बात की। धन्यवाद, युवा स्वामी। लड़की को एहसास हुआ कि वह एक उदार रईस से मिली है और कृतज्ञता में सम्मानपूर्वक झुकी। मिल्टन ने शुद्ध सफ़ेद रंग की एक झलक देखी। ये कहना होगा कि कृतज्ञता का ये प्रदर्शन काफ़ी सफ़ेद था, माफ़ करें, काफ़ी सम्मानजनक।
एक बार जब उसने अपने सोने के वाउचर को सिक्कों में बदल लिया तो मिल्टन ने ब्लेयर को एक सोने का सिक्का दिया। आपने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की है युवा स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बुलाने पर आऊंगा। फोर सीजन्स सिटी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ब्लेयर ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मिल्टन पहले उदार और विनम्र रईस थे जिन्हें उन्होंने देखा था। जिन लोगों की उन्होंने अतीत में सेवा की थी उन्होंने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। मिल्टन की सरल टिप्पणी ने उन्हें महसूस कराया कि वह ऐसे व्यक्ति के लिए मरने को तैयार होंगे। मिल्टन ने सबसे पहले ब्लेयर से अनुरोध किया कि वह उनके लिए रहने की जगह ढूंढें। वह संभवतः कुछ दिनों के लिए फोर सीजन्स सिटी में रहेंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आवास की आवश्यकता थी। जब वे दुकानों से गुजरे तो मिल्टन ने 3 चांदी के सिक्कों वाला एक छोटा सा मनी बैग खरीदा। पैसे का बैग छोटा था, हथेली के आकार का, और उसमें अधिकतम 50 सोने के सिक्के आ सकते थे। ब्ले ने तुरंत काम किया और जल्द ही मिल्टन के लिए फोर सीजन्स सिटी में एक अच्छी सराय ढूंढ ली। मिनी अपार्टमेंट ब्लॉक के समान इस प्रकार की सराय फोर सीजन्स सिटी में अधिकांश आगंतुकों की पहली पसंद थी। सराय के कमरे में मिल्टन ने सबसे पहले अपने आध्यात्मिक समुद्र से स्थानिक कुंजी को बुलाया, फिर सोने के वाउचर और मानचित्र को छोटे आयाम वाले स्थान में संग्रहित किया। उसने केवल छोटे पैसे की थैली और पैसे की थैली से 50 सोने के सिक्के रखे। अगले दिनों में ब्ले ने मिल्टन को फोर सीजन्स सिटी के चारों ओर घुमाया। मिल्टन द्वारा भुगतान किए गए सोने के सिक्के के साथ ब्ले बेहद उत्साही हो गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। वे फोर सीजन्स सिटी में एक घोड़े के खेत में थे। युवा स्वामी, ये हमारे खेत में सबसे अच्छा घोड़ा है। मैं वादा करता हूं कि आपको पूरे फोर सीजन्स सिटी में इससे बेहतर घोड़ा नहीं मिलेगा। मिल्टन के सामने असाधारण कपड़ों में एक मोटा आदमी आश्वासन के साथ बोला। क्या ये गोल्डन लायंस हेड है? मिल्टन ने अपने सामने घोड़े के पीले सुनहरे अयाल को छुआ और बोला, मजाक मत करो युवा स्वामी। फोर सीजन्स सिटी जैसे छोटे शहर में गोल्डन लॉयंस हेड कैसे हो सकता है? हालांकि यहाँ के इस पीले उग्र घोड़े में गोल्डन लॉयंस हेड की कुछ रक्तरेखा है। यह आसानी से एक दिन में 1000 मील की यात्रा कर सकता है। मोटे की आवाज़ थोड़ी अजीब हो गई। मिल्टन को एहसास हुआ कि घोड़ा फार्म का मालिक झूठ नहीं बोल रहा था। चारों ओर देखने पर यह पीला उग्र घोड़ा वास्तव में फार्म में सबसे अच्छा था। फिर मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे ले लूंगा। पुनश्च मासिक टिकटों के लिए इंसोम्नियागन और जेडजी किसान को धन्यवाद। आप लोगों को प्यार। अध्याय 56। अध्याय 55। क्या आप तथाकथित ब्लैक सरपेंट कबीले हैं? सीकिंग चेज रीडिंग बैंडर। अनुवादक 54,96,90,339। घोड़े के खुर उड़ रहे थे, धूल का एक बादल उड़ा रहे थे। मिल्टन चेनी ने धीरे से लगाम खींची, एक स्थिर मुद्रा बनाए रखी। आसपास का दृश्य तेजी से पीछे हट रहा था और मिल्टन के चेहरे पर एक शांत और संयमित भाव था। पीला उग्र घोड़ा जंगल में तेजी से सरपट दौड़ रहा था, जो दूर से देखने वालों के लिए एक शानदार छवि बना रहा था। मिल्टन को फोर सीजन्स सिटी छोड़े हुए अब दूसरा दिन हो चुका था और वह अब सुदूर पूर्व क्षेत्र में नहीं था। अधिक सटीक रूप से वह अब ईस्ट रिवर प्रांत के ब्लैकवाटर क्षेत्र में था। हालांकि वह ब्लैकवाटर क्षेत्र के किनारे के जंगल में था, जो अभी भी इसके शहरों से कुछ दूरी पर था। किंगडम मैप से परिचित होने के कारण मिल्टन ब्लैकवाटर क्षेत्र के लिए अजनबी नहीं थे, जो वास्तव में सुदूर पूर्व क्षेत्र से बड़ा था। पूरा ब्लैकवाटर क्षेत्र लोपेस इवांस नामक एक राज्य के अर्ल का डोमेन था। लोपेस इवांस को ब्लैकवाटर लॉर्ड या अर्ल ब्लैक सरपेंट के रूप में भी जाना जाता था और इवांस परिवार ईस्ट रिवर प्रांत के अधिक प्रसिद्ध कुलों में से एक था। यदि नक्शा सही है तो यह बिंदु ब्लैक रिवर सिटी से लगभग 200 मील की दूरी पर होना चाहिए, ब्लैकवाटर क्षेत्र का सबसे दक्षिणी शहर। मिल्टन अभी भी पीले उग्र घोड़े पर सवार चुपचाप सोच रहा था। राज्य के नक्शे को याद करने के बाद वह थोड़े प्रयास से सब कुछ याद कर सकता था। राज्य के चारों ओर अपनी यात्रा में उसे सबसे पहले ब्लैकवाटर क्षेत्र को पार करना था। शश! अचानक मिल्टन के कानों में एक हल्की सी आवाज आई। अगले ही पल मिल्टन ने तेजी से लगाम खींची, जिससे पीले उग्र घोड़े ने हिनहिनाहट के साथ उसे रोक दिया। घोड़ा पीछे की ओर उठा, धूल का एक भंवर उड़ा। ये धीमी, शोकपूर्ण आवाज जो उसके कानों तक पहुंची, मिल्टन के लिए अजीब नहीं थी। ये वही ध्वनि थी जो तब उत्पन्न होती थी जब लोच के कारण धनुष की डोरी को खींचा जाता था। संक्षेप में, ये धनुष की डोरी को खींचने पर निकलने वाली ध्वनि थी। मिल्टन जैसे कुशल तीरंदाज इस ध्वनि से कभी अपरिचित नहीं हो सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग उसी क्षण जब उन्होंने घोड़े को रोका, उनके सामने जमीन में एक तीर दिखाई दिया। तीर को मिल्टन के करीब जमीन में जोर से पिन किया गया था। स्पष्ट रूप से जिसने इसे चलाया था उसने उसे निशाना बनाया था। यदि मिल्टन ने घोड़े को नहीं रोका होता तो तीर पीले उग्र घोड़े को लग सकता था। जब मिल्टन ने तीर की दिशा में अपनी निगाह घुमाई तो उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। इस बीच मिल्टन से कुछ दूर एक छोटी पहाड़ी पर आपको तीर चलाने के लिए किसने कहा?
लगभग उसी क्षण जब तीर चलाया गया, पहाड़ी पर छिपा हुआ एक अधेड़ व्यक्ति नाराजगी से बोला, उसकी आवाज में स्पष्ट क्रोध था। बॉस, क्या आपने नहीं कहा था कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसे धमकाना आसान हो तो तीर चला दें? जिस लड़के को डांटा जा रहा था वह बहुत छोटा था। बॉस की डांट सुनकर उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इस लड़के के पास घोड़े के अलावा कोई कीमती चीज नहीं है। ये परेशानी के लायक नहीं है, और जो लोग जंगल में अकेले सवारी करने की हिम्मत करते हैं उनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। तुम बिल्कुल नहीं समझते। बॉस, यानी अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से में अपनी निराशा व्यक्त की। बॉस, वह सिर्फ एक व्यक्ति है, वह कितना नुकसान कर सकता है? जियाओ के बारे में भूल जाओ। लियू, क्या हम इतने सारे भाइयों के साथ सिर्फ एक आदमी से डरते हैं? हाँ बॉस, मैं कहता हूं कि हम इसे जाने दें, इसके लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। युवा गैंगस्टरों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी कुछ हद तक असहाय महसूस करने लगा। इस तरह ये किसी दिन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसे खत्म कर देते हैं। अगर उसने पहले ही उसे नाराज कर दिया है तो उसे पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके अलावा उसके गुस्से का कारण डर नहीं था, बल्कि यह था कि यह इसके लायक नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने छिपना छोड़ दिया और दूर से मिल्टन को देखते हुए पहाड़ी से बाहर निकल आए। बेशक मिल्टन ने भी उन्हें देखा। मिल्टन को अपने घोड़े पर स्थिर देखकर बॉस आदमी ब्रूस ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसने सोचा कि मिल्टन इतना डर गया था कि वह सुन्न हो गया था, यह नहीं जानते हुए कि वह नरक के द्वार में प्रवेश करने के कगार पर था। इसलिए अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए ब्रूस एक शानदार इशारे के साथ मिल्टन की ओर चला गया। लड़का, बस घोड़े को छोड़ो और यहाँ से निकल जाओ। ब्रूस ने मिल्टन चेनी को देखा, जो अपने घोड़े पर आराम से बैठा था और उसे बिना किसी भावना के घूर रहा था। इससे ब्रूस को अंदर से ठंड लग गई। शुरू में वह सीधे कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने ऐसा वाक्यांश कहा। इन शब्दों पर उसके अधीनस्थों ने अपने बॉस को आश्चर्यचकित देखा। उनका बॉस कुख्यात क्रूर ब्रूस कब से इतना सहज हो गया? बच्चे, हमारा बॉस नेकदिल है, उसने तुम्हारी जान बख्शने का फैसला किया है, क्या तुम जल्दी से भाग नहीं जाओगे? मिल्टन चेनी को अभी भी बिना किसी प्रतिक्रिया के देखकर वह युवक जिसने अभी अभी तीर चलाया था अधीरता से बोला। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि उसके बॉस ने अचानक इस बच्चे को क्यों जाने दिया, लेकिन उसका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनके सामने मौजूद मिल्टन चेनी डर से स्थिर नहीं था, बल्कि उनकी दुस्साहसता से अवाक था। मिल्टन ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में डाकुओं से मिलेगा। शायद मैं ही असली नायक हूं, जो लोगों को आकर्षित करता है, जो मेरे पास केवल मारे जाने के लिए आते हैं। खैर, वे केवल अपनी बुरी किस्मत को दोष दे सकते हैं। मिल्टन की नज़र में ये लोग कमजोरियों से भरे हुए थे। मिल्टन एक नज़र में देख सकता था कि उनके शरीर ढीले थे, स्पष्ट रूप से शराब और कामुकता के आगे झुक गए थे। उनमें से सबसे ताकतवर भी मुश्किल से अर्धशूरवीर स्तर तक पहुंच पाया। उसका रास्ता रोकना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। इसलिए उसकी नज़र में ये लोग पहले से ही मरे हुए थे और मिल्टन को मरे हुए लोगों से बात करने की आदत नहीं थी। अगले ही पल मिल्टन के हाथ में उसकी बेल्ट से लटकी हुई लायनहॉर्न तलवार दिखाई दी। सूरज लायनहॉर्न तलवार के ब्लेड पर चमक रहा था और चमकदार चमक के साथ टिमटिमा रहा था। एक चांदी जैसी चमक गुजरी और एक आदमी के चेहरे पर अधीर भाव उसके चेहरे पर हमेशा के लिए जम गया। क्या यह मेरा शरीर है? यह आखिरी विचार था जो उसके दिमाग में आया, क्योंकि अगले ही पल एक सिरहीन शरीर जमीन पर गिर गया, ताज़ा खून बंजर धरती को लाल रंग दे रहा था। मिल्टन ने तलवार के इस वार में अपनी आभा का इस्तेमाल भी नहीं किया। वार इतना तेज था कि ब्रूस के चेहरे पर ताज़ा खून छिड़क गया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। वह वहीं जड़वत खड़ा रहा, बेकाबू होकर अवचेतन रूप से कांप रहा था। उसके अधीनस्थों ने भी कोई अलग प्रतिक्रिया नहीं की। क्या वह एक असली शूरवीर था? मुझे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। उस पल ब्रूस के दिमाग में अनगिनत अराजक विचार उमड़ पड़े। अगले ही पल उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी, अपने घुटनों पर गिर गया। माथा जमीन पर टिका हुआ था, उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। अपने बॉस को घुटने टेकते देख अधीनस्थों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और उन्होंने भी तुरंत वैसा ही किया। भले ही वे मूर्ख थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस समय वे अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले चुके हैं। और यह कोई साधारण परेशानी नहीं थी, ये 24 के टाइटेनियम स्तर की परेशानी थी। इस समय मौन किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार था। कोई बात नहीं हुई, कोई विनती नहीं हुई, किसी ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। मिल्टन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी तलवार के वार का ऐसा असर होगा, न ही उसे उम्मीद थी कि ये लोग इतने आज्ञाकारी होंगे, बिना किसी प्रतिरोध के सीधे घुटने टेक देंगे। इससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चूंकि उन्होंने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मरने के लिए तैयार रहना था। मिल्टन का इनमें से किसी भी आदमी को जाने देने का कोई इरादा नहीं था।
अपनी चांदी जैसी सफ़ेद नाई तलवार उठाते हुए उसका चेहरा शांत था, रीपर के समान जो अपनी दरांती उठा रहा था। भगवान, रुको, कृपया अभी हमला मत करो। हम ब्लैक सरपेंट कबीले से हैं, ब्लैकवाटर लॉर्ड और ब्लैक सरपेंट के आदमी। ब्रूस, अपने माथे को जमीन पर टिकाए हुए जल्दी से बोला, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो रहा हो। जाहिर तौर पर यह मानते हुए कि मिल्टन ब्लैक सरपेंट कबीले से परिचित नहीं हो सकता है, उसने जानबूझकर अपने वाक्य के अंतिम भाग पर जोर दिया। उसकी घोषणा के बाद सब कुछ एक बार फिर शांत हो गया। ब्रूस के माथे से लगातार पसीना टपक रहा था, उसने कभी महसूस नहीं किया था कि समय इतना धीरे धीरे बीत रहा है। जब तक उसने एक वाक्य नहीं सुना जो उसके जीवन में सुनी गई आखिरी कंघी बन गई। आप लोग ब्लैक सरपेंट कबीले से, अध्याय 57, अध्याय 56, ब्लैक रिवर सिटी, कृपया पढ़ना जारी रखें। अनुवादक 54,96,90,339। तो यह वास्तव में ब्लैक सरपेंट कबीले से संबंधित है। मिल्टन चेनी ने शुरू में सोचा कि यह आदमी अपनी जान बचाने के लिए खुद को कबीले से जोड़ रहा है, लेकिन यह वास्तव में ब्लैक सरपेंट कबीले से जुड़ा हुआ निकला। मिल्टन के हाथ एक चमकदार काले बैज से खेल रहे थे जिस पर दो आपस में जुड़े हुए सांपों का प्रतीक था। ये प्रतीक उसे परिचित था, ये ब्लैक सरपेंट कबीले का पारिवारिक प्रतीक था। क्या ब्लैक सरपेंट कबीला भी डाकुओं और डकैती में लिप्त है? मिल्टन ने खुद से कहा, हालांकि उसे इसके बारे में कोई मजबूत भावनाएं महसूस नहीं हुईं। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक सरपेंट कबीला बेकार डाकुओं के ऐसे गिरोह को पालेगा जो सड़क डकैती करके अपना जीवन यापन करते हैं। मिल्टन ने इन लोगों से काफ़ी मात्रा में धन लूटा, बिना किसी संदेह के निष्कर्ष निकाला कि यह उनका ऐसा कृत्य पहली बार नहीं था, क्योंकि उनकी दया की दलीलें धाराप्रवाह थीं। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्लैक सरपेंट कबीला बदला लेगा, भले ही वह उन्हें मार डाले, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक शूरवीर नहीं था। मिल्टन को नहीं लगता था कि ब्लैक सरपेंट कबीला उसे यहाँ खोज पाएगा, क्योंकि वह बंजर भूमि में रहता था और कबीले के मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर था। वह शवों को आराम से ठिकाने लगाने में कामयाब रहा, फिर पीले उग्र घोड़े पर सवार हो गया। मिल्टन की आंखों के सामने ब्लैक रिवर सिटी का सिलहुट दिखाई देने लगा, दूर से शहर की शानदार दीवारें भव्य दिखाई देने लगीं। आखिरकार ब्लैक रिवर सिटी। किंगडम मैप की उनकी याद ने पुष्टि की कि यह वास्तव में ब्लैक रिवर सिटी था। इतने सारे लोग। मिल्टन मुख्य मार्ग के साथ शहर के गेट के करीब पीले उग्र घोड़े पर सवार हुआ। पहली नज़र में शहर में प्रवेश करने के लिए कम से कम सैकड़ों लोग लाइन में खड़े थे। घोड़े से उतरो, नियमित निरीक्षण। गार्ड की बात सुनकर मिल्टन घोड़े से उतर गया। फिर उसे पता चला कि इतने सारे लोग लाइन में क्यों खड़े थे और उसे शहर में प्रवेश करने में इतना समय क्यों लगा। शहर में प्रवेश करने के लिए निरीक्षण बेहद थकाऊ था। उसके सामने टाउन गार्ड के चेहरे पर उदासी छा गई। गार्ड निराश था, वह कुछ समय से इशारा कर रहा था, लेकिन उसके सामने वाले लड़के को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या लड़के ने ध्यान नहीं दिया, या उसने नहीं देखा कि शहर में प्रवेश करते समय उसके सामने वाले लोग कैसे व्यवहार कर रहे थे? निराश होकर उसने मिल्टन की बेल्ट से लटकी हुई लायन और तलवार की ओर इशारा किया। आप इसे शहर में नहीं ला सकते, इसे अस्थायी रूप से मेरे पास छोड़ दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने मिल्टन की कमर पर लटकी नई तलवार को पकड़ा। हालांकि अगले ही पल उसकी कलाई मिल्टन के हाथ से जकड़ी हुई थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने ब्लैक रिवर सिटी में ऐसा कोई नियम नहीं सुना है जो हथियार ले जाने पर रोक लगाता हो। बोलते समय मिल्टन ने भौहें सिकुड़ी। टाउन गार्ड को जल्दी ही समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ब्लैक रिवर सिटी के गार्ड के रूप में उसकी सूझबूझ कमजोर नहीं थी। वह नाइट अप्रेंटिस लेवल का था, और ये तथ्य कि जब उसकी कलाई पकड़ी गई थी तब भी वह विरोध नहीं कर सका, ये दर्शाता है कि मिल्टन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह खिलवाड़ कर सके। वह एक आम टाउन गार्ड था, बहुत से लोग थे जिन्हें वह नाराज नहीं कर सकता था। इसके अलावा मिल्टन ब्लैकवाटर क्षेत्र का नागरिक नहीं था, कौन जानता है कि उसकी पहचान किस तरह की महान थी। उसके साथ बहस करने से गार्ड को कोई फायदा नहीं होगा। माफ़ी चाहता हूँ सर, कृपया शहर में प्रवेश करें। लेकिन बाहरी लोगों के लिए शहर में प्रवेश शुल्क एक चांदी का सिक्का है। टाउन गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह फिर से हथियार के मामले का जिक्र न करे। मिल्टन ने लापरवाही से अपने पास से एक चांदी का सिक्का निकाला और उसे गार्ड को सौंप दिया। वह येलो फियरी हॉर्स को ब्लैक रिवर सिटी में ले गया। मिल्टन की पीछे हटती हुई आकृति को देखकर गार्ड की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई और उसकी जगह एक बार फिर उसकी हमेशा की तरह गंभीर नजर आ गई। उसने अपना सिर अगले व्यक्ति की ओर घुमाया और कहा, नीचे उतरो, नियमित निरीक्षण। जब वह शहर में दाखिल हुआ तो मिल्टन की आंखों के सामने ब्लैक रिवर सिटी का नज़ारा सामने आ गया। शहर के बारे में उनकी पहली धारणा ये थी कि यह गंदा और अव्यवस्थित था। सड़क के आसपास कूड़ा कचरा फैला हुआ था और कुछ पोखरों के कारण भयानक बदबू आ रही थी। शहर के लोग अव्यवस्था को अनदेखा कर रहे थे, जैसे कि वे इसके आदी हों। मिल्टन के शहर में प्रवेश करने के ठीक बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति के पैकेज को बिना किसी एहसास के चीर दिया जा रहा था।
इसकी तुलना फार ईस्ट सिटी से करना थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ तक कि फोर सीजन्स सिटी भी यहाँ से कई गुना ज़्यादा साफ सुथरी लगी। एक सीमावर्ती शहर जो एक क्षेत्र के मुखौटे का प्रतिनिधित्व करता है और इतना शर्मनाक और अव्यवस्थित है, ब्लैक सरपेंट कबीले द्वारा उपेक्षित क्यों छोड़ा जा सकता है? मिल्टन ने खुद से सोचा। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक क्षेत्र का सीमावर्ती शहर महत्वपूर्ण रणनीतिक और भौगोलिक महत्व रखता है। शासक अक्सर इन सीमावर्ती शहरों को उचित महत्व देते थे, लेकिन ब्लैक रिवर सिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं दर्शाता था। पूरा शहर बस एक बड़ी जुबी बस्ती जैसा दिखता था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग शहर में आ रहे थे और उससे भी ज्यादा लोग शहर से जा रहे थे। सर, आप पहली बार ब्लैक रिवर सिटी जा रहे होंगे। 3 चांदी के सिक्कों के बदले मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ आपका गाइड बन सकता हूँ। जब मिल्टन अपने आसपास का जायजा ले रहा था तो एक दुबला पतला सांवला लड़का उसके पास आया और अपनी सेवाएं देने लगा। मिल्टन की नज़र उसके सामने खड़े लड़के पर पड़ी। तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लैक रिवर सिटी में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रह रहा हूँ? सर, कृपया, ये स्पष्ट है कि तुम एक रईस हो। निश्चित रूप से तुम ब्लैक रिवर सिटी जैसी जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। अगर तुम ब्लैकवाटर क्षेत्र में बसने का इरादा रखते हो तो मैं सरपेंट हेड सिटी की सलाह देता हूँ। यह क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में से एक है और रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। आर्थर ने जवाब दिया। जब उसने सरपेंट हेड सिटी का जिक्र किया तो अपनी आवाज़ में लालसा को छिपाने की कोशिश नहीं की। मिल्टन ने लापरवाही से 3 चांदी के सिक्के निकाले और आर्थर को थमा दिए। चांदी के सिक्के देखकर आर्थर की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से सिक्के जेब में रख लिए। मुझे ब्लैक रिवर सिटी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मिल्टन ने धीरे से कहा जबकि आर्थर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सर, ब्लैक रिवर सिटी गंदी और अव्यवस्थित है। यह अफवाह है कि अर्ल ऑफ ब्लैकवाटर, अर्ल ब्लैक सरपेंट ने इस शहर को छोड़ दिया है। सर, मैंने देखा कि आपका पहले शहर के गेट पर टाउन गार्ड के साथ विवाद हुआ था। इस बिंदु पर पहुंचने पर आर्थर ने सहज रूप से अपनी आवाज़ कम कर ली। मिल्टन के जवाब देने से पहले उसने कहा, सर, मुझे पता है कि आप महत्वपूर्ण स्थिति के होंगे, लेकिन ब्लैक रिवर सिटी में आप जिन लोगों को पार करना चाहेंगे वे आखिरी लोग टाउन गार्ड हैं। वे शहर के सबसे बड़े अत्याचारी हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं। इस बिंदु पर आर्थर अचानक चुप हो गया, जैसे कि उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ कह दिया है। सबसे बड़े अत्याचारी तो छोटे भी हैं? मिल्टन ने दिलचस्पी दिखाई और पूछा। हाँ, शहर के पूर्वी हिस्से में वाइन टैवन और पश्चिम में हंटर्स क्लब ऐसी जगहें हैं जहां सावधान रहना चाहिए, खासकर हंटर्स क्लब। इसे रॉयल सिटी हंटिंग मैंशन की एक शाखा कहा जाता है। जब उनके नियोक्ता ने दिलचस्पी दिखाई तो आर्थर ने मिल्टन को वह सब कुछ बताने में संकोच नहीं किया जो वह जानते थे। आर्थर के संक्षिप्त विवरण ने मिल्टन को ब्लैक रिवर सिटी में बिजली वितरण के बारे में एक मोटा विचार दिया। पहले मुझे अपना घोड़ा रखने के लिए जगह खोजने में मदद करें, फिर मुझे रहने के लिए एक जगह पर ले जाएं। वह जगह सबसे अच्छी होनी चाहिए, बाकी ब्लैक रिवर सिटी के बारे में हम रास्ते में इस बारे में बात कर सकते हैं। मिल्टन ने धीरे से आदेश दिया। आर्थर ने जल्दी से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। इस दौरान वह ब्लैक रिवर सिटी के बारे में जो कुछ भी जानता था या बता सकता था उसे मिल्टन के साथ साझा करना सुनिश्चित करता रहा। सर, ब्लैक रिवर सिटी ब्लैकवाटर क्षेत्र का सबसे दूरस्थ शहर है। वहाँ आर्थर की बातें सुनकर मिल्टन ने धीरे धीरे अपने मन में ब्लैक रिवर सिटी की एक छवि बनाई। अगर उन्हें ब्लैक रिवर सिटी का एक शब्द में वर्णन करना होता तो वह अराजकता होती। ब्लैकवाटर क्षेत्र के किनारे स्थित ब्लैक रिवर सिटी में सम्राट की पहुंच से दूर एक जगह की स्थिति बेहद स्पष्ट थी। अध्याय 58, अध्याय 57, मौत की राह। चेज रीडिंग के लिए पूछना। अनुवादक 54,96,90,339। ब्लैक रिवर सिटी में पर्पल थॉर्न्स इन अपार्टमेंट के भीतर मिल्टन चेनी अपनी आंखें कसकर बंद करके बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठे हैं। बाहर की शांति के बावजूद मिल्टन का आध्यात्मिक सागर इस समय शांत नहीं है। ये बहुत कठिन है। अगले ही पल मिल्टन अपनी आंखें खोलता है, अंदर से आहें भरता है। वह बस अपने आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिक नेत्र जादू को अंकित करने का प्रयास कर रहा था। आप इसे विफलता या सफलता नहीं कह सकते। अगर धक्का मुक्की की बात आती है तो मिल्टन इस समय पहले से ही 39वें स्थान पर सफल हो चुका है। आध्यात्मिक सागर में जादू अंकित करने के लिए आपको जादू के शिलालेख विधि के अनुसार संबंधित रहस्यमय प्रतीकों को अंकित करने की आवश्यकता है। अंत में एक जादुई संरचना का निर्माण करना होगा। आमतौर पर सरल जादू को अंकित करने के लिए केवल कुछ रहस्यमय प्रतीकों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक नेत्र जादू के लिए आध्यात्मिक सागर के भीतर 39 अलग अलग रहस्यमय प्रतीकों को अंकित करना आवश्यक है, जिससे अंततः एक स्थिर आध्यात्मिक नेत्र जादू संरचना बनती है। कठिनाई निर्विवाद है। हालांकि मिल्टन आध्यात्मिक सागर में एक रहस्यमय प्रतीक अंकित करने में सफल रहा है, लेकिन प्रक्रिया जारी रहने पर कठिनाई बढ़ती जाती है। ये पता लगाना कि दूसरा शिलालेख पहले वाले से अधिक कठिन था।
जैसे ही मिल्टन आगे बढ़ने और अंकन जारी रखने वाला था, किसी ने अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक दी। इसलिए मिल्टन उठे और अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पतला, सांवला लड़का खड़ा था, जो कुछ चिंतित दिख रहा था। आथर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह पतला लड़का वही आथर निकला जिसने उसे ब्लैक रिवर सिटी में पहली बार आने पर चारों ओर दिखाया था, और पिछले कुछ दिनों में वे काफी अच्छे से मिल रहे थे। ये देखकर कि मिल्टन ने दरवाजा खोल दिया है, आथर ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी चिंतित होकर बोला, सर, जितनी जल्दी हो सके ब्लैक रिवर सिटी छोड़ दें। मुझे खबर मिली है कि शहर के गार्ड तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। इन शब्दों पर मिल्टन ने शांत चेहरा बनाए रखा और जवाब दिया, जल्दी मत करो, अपना समय लो। ये देखकर कि मिल्टन पूरी तरह से शांत था, आथर कुछ हद तक हैरान था, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो गया। महोदय, हम सभी गाइड छोटे छोटे समूहों से हैं। मैंने आज एक दोस्त से बातचीत करते हुए गलती से सुना कि ऐसा लगता है कि शहर के गार्ड ने तुम्हें निशाना बनाया है। ब्लैक रिवर सिटी में इस तरह की स्थिति आम है। शहर के गार्ड अक्सर शहर में आने वाले कुछ लोगों को निशाना बनाते हैं, फिर ये लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। आथर ने जल्दी से बात की। जब उसने शहर के गार्ड का जिक्र किया तो उसकी आवाज़ में अदम्य घृणा और भय भर गया। ये सुनकर मिल्टन ने अपनी भौहें थोड़ी सी कुढ़ीं। उसे नहीं लगा कि उसका शहर के गार्ड से कोई लेन देन था। क्या इसलिए कि उसने शहर में प्रवेश करते समय एक गार्ड की कलाई कुचल दी थी, इसलिए उसे निशाना बनाया गया था? ये प्रभुत्व बस बहुत दूर चला गया। क्या आप कह रहे हैं कि ऐसा अक्सर होता है और कोई कुछ नहीं करता? क्या आप शहर के गार्ड को मनमाने ढंग से निवासियों को मारने दे रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्लैक रिवर सिटी में कौन आएगा? मिल्टन की बातें सुनकर आथर का चेहरा कुछ हद तक असहाय हो गया। कौन हिम्मत करेगा? ब्लैक रिवर सिटी में शहर के गार्ड सबसे बड़े गुंडे हैं और शहर का स्वामी गुंडों का मुखिया है। पिछले कुछ सालों में ब्लैक रिवर सिटी में सैकड़ों बाहरी लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग सीधे तौर पर शहर के गार्ड से भिड़ गए, वे कभी ब्लैक रिवर सिटी नहीं छोड़ते। आथर के शब्दों ने ब्लैक रिवर सिटी में शहर के गार्डों के दबदबे को पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिया। ये केवल गुंडे होने का मामला नहीं था, उन्हें तानाशाह कहना अधिक सटीक था। लेकिन मिल्टन को लगा कि यह बेतुका है। अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या उन्हें यह डर नहीं होगा कि किसी दिन वे ऐसी सीमाएं पार कर जाएंगे जिन्हें उन्हें पार नहीं करना चाहिए? मिल्टन के विचार में उनके लापरवाह व्यवहार को एक घातक रास्ते पर ले जाया गया। अगर शहर के पहरेदार इतने ताकतवर हैं तो तुमने मुझे ये बताने का जोखिम क्यों उठाया? क्या तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित तरीका यह नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे दूर हो जाओ? आखिरकार हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। मिल्टन ने अपनी नज़रें घुमाईं, सीधे आथर की ओर देखा। वह अपने भाषणों में सीधा था, ये देखने के लिए कि आथर कैसे जवाब देगा। आथर अच्छी तरह से जानता था कि शहर के पहरेदार कितने ताकतवर हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उसने उसे चेतावनी देने का जोखिम उठाया। मिल्टन को नहीं लगा कि उसकी दुर्जया आभा ने आथर को जीत लिया है। मिल्टन के सीधे सवाल को सुनकर आथर ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मुझे पता था कि मैं इसे आपसे छिपा नहीं सकता, सर। मैं ब्लैक रिवर सिटी छोड़ना चाहता हूँ, मैं सरपेंट हेड सिटी जाना चाहता हूँ। आथर दृढ़ लग रहा था। जब उसे एक दोस्त से पता चला कि टाउन गार्ड ने मिल्टन चेनी के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है, तो उसे पता था कि यह उसका मौका हो सकता है, शायद उसके जीवन काल का एकमात्र मौका। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ सरपेंट हेड सिटी जाऊं? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं टाउन गार्ड द्वारा मारा नहीं जाऊंगा, जिससे तुम खतरे में पड़ जाओगे? मैं शायद उनकी तलवारों के नीचे मर भी जाऊं। मिल्टन चेनी ने आथर की ओर देखा, उसके होठों पर मुस्कान थी। ये कहना ही था कि इस दुबले पतले काले लड़के में ऐसे गुण थे जो चेनी ने कई अन्य लोगों में नहीं देखे थे। अकेले ये हिम्मत एक औसत व्यक्ति की तुलना में कहीं ज्यादा थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन नहीं है। मैं शर्त लगा रहा हूं कि टाउन गार्ड तुम्हें संभाल नहीं सकता। आथर ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। उसने चेनी से अपनी सोच नहीं छिपाई। चेनी संभवतः आथर से मिलने वाला सबसे अनोखा व्यक्ति था, लेकिन सच कहूं तो वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि चेनी टाउन गार्ड के हमले से बच पाएगा या नहीं। चेनी उसकी नज़र में बहुत छोटा था। मैं तुम्हें सरपेंट हेड सिटी में छोड़ सकता हूं क्योंकि यह मेरे रास्ते में है, लेकिन उसके बाद तुम और मैं अजनबी हो जाएंगे। मैं तुम्हारी फिर से मदद नहीं करूंगा, मिस्टर, बस इतना ही काफ़ी है। आथर ने आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर कहा। चेनी ने जो कुछ कहा था उसे देखते हुए आथर को एहसास हुआ कि उसे बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। उसे पता था कि उसने सही दांव लगाया है और इस अवसर का फायदा उठाया है। चेनी धोखा दे रहा था या उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, आथर को अब इसकी परवाह नहीं थी। इस समय वह अभी भी जुआ खेल रहा था, सिवाय इसके कि अब यह एकमात्र रास्ता था जिस पर वह चल सकता था और उसे अंत तक इसका अनुसरण करना था। तो मुझे बताओ कि ब्लैक रिवर सिटी में मुझे निशाना बनाने वाले टाउन गार्ड कहाँ तैनात हैं?
जैसे ही चेनी ने बोलना समाप्त किया, आर्थ ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। उस रात ब्लैक रिवर सिटी अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा और सन्नाटा ब्लैक रिवर सिटी की रातों का प्रचलित विषय था, कम से कम आम लोगों की नज़र में। ब्लैक रिवर सिटी और फोर सीजन्स सिटी में एक चीज समान थी, कर्फ्यू। रात में बाहर रहना जायज़ नहीं था। एक छाया की तरह चेनी ब्लैक रिवर सिटी की सड़कों पर घूमता रहा। इतनी आसानी से अंदर आ गया। एक गार्ड भी नजर नहीं आया। ब्लैक रिवर सिटी में टाउन गार्ड्स की एक चौकी में कदम रखते ही चेनी ने अपने आसपास का एक त्वरित सर्वेक्षण किया। कोई आश्चर्य नहीं, आखिरकार ये टाउन गार्ड्स का क्षेत्र था। वे रात में यहां आने के लिए किसी साहसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं करेंगे। चेनी के कान फड़कने लगे जब एक आवाज उनके पास पहुंची। चेनी ने अपने कदमों को धीमा किया और एक तंबू जैसी संरचना के पास पहुंच गया। एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। तंबू के अंदर उसके बारे में चर्चा करने वाली आवाज़ों ने चेनी को चौंका दिया। यहां तक कि उसे उसके आने के सौभाग्यपूर्ण समय पर आश्चर्य करना पड़ा। वह सिर्फ एक युवा रईस है, तो क्या हुआ अगर हम उसे मार देते हैं? उसके फैंसी कपड़ों से पता चलता है कि उसके पास काफ़ी सारे गोल्ड वाउचर हैं। ज़रूर, उम्मीद करते हैं कि वह उतना खतरनाक नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। शायद कुछ खतरा हो। वह दमदार है, लेकिन वह सबसे अच्छा क्वासी नाइट लेवल है। आओ पीते हैं। इस भीड़ से निपटने में एक लंबी रात होने वाली है। तंबू के अंदर मौजूद दर्जन भर लोग जैसे ही शराब पीने लगे, अंदर की मोमबत्ती टिमटिमाने लगी। एक युवा व्यक्ति ने उदासीन भाव से तंबू का पर्दा धीरे से उठाया। सभी की निगाहें तुरंत चेनी पर टिक गईं। उनमें से जो तेज था उसने तुरंत अपने हथियार उठा लिए, लेकिन उनमें से एक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। तुम कौन हो? चेनी के मुंह से हल्की सी हंसी निकली। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अध्याय 59, अध्याय 58, फूलों के मैदान। कृपया चेज रीडिंग। अनुवादक 54,96,90,339। क्या हो रहा है? कल रात उन्होंने कितनी शराब पी ली थी कि वे इतनी देर से भी शिफ्ट नहीं बदल रहे हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी बड़बड़ाया, अपने सामने की बाड़ को लात मारकर खोला। उसके चेहरे पर घृणा भरी नजर थी। शहर के गार्ड के बेस में घुसते ही उस आदमी की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने हवा में कुछ असामान्य महसूस किया जैसे ही उसने सूंघा। क्या ये ताज़ा खून की गंध है? यह उसके लिए कोई अपरिचित गंध नहीं थी, लेकिन खून की अचानक गंध ने उस आदमी के हाव भाव को काफ़ी हद तक बदल दिया। वह आदमी जल्दी से बेस में बने टैंट की ओर भागा और जैसे जैसे वह उसके करीब गया, खून की गंध बढ़ती गई। अगले ही पल उसने अपनी लंबी तलवार की मूठ पकड़ ली और टैंट के पर्दे को जोर से खोल दिया। लेकिन अंदर जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर वह अवाक रह गया। खून की गंध बहुत तेज थी, पूरा टैंट उसमें भीगा हुआ था। एक दर्जन से ज्यादा बेजान लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से हर एक के गले पर बहुत बड़ा घाव था। क्या इस बीच जंगल में मिल्टन चेनी जंगल में पीले रंग के घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। उनके पीछे आर्थ भी घोड़े पर सवार था। ये वास्तव में मिल्टन चेनी और आर्थ ही थे, जो पहले ही ब्लैक रिवर सिटी छोड़ चुके थे। ये हास्यास्पद है कि ब्लैक रिवर सिटी में प्रवेश की प्रक्रिया कितनी परेशानी भरी थी, लेकिन बाहर निकलते समय एक भी प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। शहर के गेट पर मौजूद शहर के गार्ड ने उन्हें एक नज़र भी नहीं बख्शी। शहर के गार्ड की हत्या करने के बाद मिल्टन ने आर्थ के साथ शहर के गेट को तोड़ने का इरादा किया। आखिरकार शहर के गार्ड उसे रोक नहीं सकते थे, जो अब एक ग्रैंड नाइट है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि भोर तक भी किसी को मारे गए लोगों का पता नहीं चला और वे बिना किसी बाधा के आसानी से शहर के गेट से बाहर निकल गए। मानचित्र के अनुसार ब्लैक रिवर सिटी और सरपेंट हेड सिटी के बीच लगभग 1000 मील की दूरी है। अगर हम सवारी करते हैं तो हम कल तक वहां पहुंच सकते हैं। मिल्टन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। आसपास का माहौल जल्दी ही पीछे हट गया। वास्तव में अगर आर्थ की भावनाओं पर विचार न किया जाता तो मिल्टन आज रात तक अकेले ही सरपेंट हेड सिटी पहुंच सकता था। हालांकि चूंकि उसने आर्थ से वादा किया था कि वह उसे सरपेंट हेड सिटी ले जाएगा, इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि होता है, सरपेंट हेड सिटी भी उसके नियोजित मार्ग पर था। अब मिल्टन को समझ में आ गया कि उस दिन डाकुओं ने उसे क्यों रोका था। हालांकि उसने शुरू में मजाक में कहा था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह नायक था, लेकिन वास्तविक कारण उतना मज़ेदार नहीं था। ब्लैकवाटर क्षेत्र में डाकुओं द्वारा लूटपाट और हत्या करना कभी कभार नहीं होता था। ब्लैकवाटर क्षेत्र में आप जितने गहरे उतरेंगे उतने ही अधिक डाकू होंगे। वास्तव में उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ब्लैक रिवर सिटी छोड़ने के कुछ घंटों के भीतर ही मिल्टन और आर्थ को डाकुओं की 2 लहरों का सामना करना पड़ा। बेशक उन समूहों में से एक भी डाकू जीवित नहीं बचा। जो लोग मिल्टन पर हमला करने का इरादा रखते थे वे बस बदकिस्मत थे। आर्थ अब केवल विस्मय की भावना के साथ मिल्टन को देख रहा था।
आखिरकार उसने मिल्टन की असली ताकत देखी थी, या ऐसा उसने सोचा था, और वह जानता था कि वह जैकपॉट मार लेगा। ब्लैक रिवर सिटी को अकेले छोड़ने की उसकी हिम्मत न होने का कारण यह था कि वह बहुत कमज़ोर था। वह इतना कमज़ोर था कि जंगल में कोई भी उसकी जान ले सकता था। फिर से उनसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जरूरी रास्ते पर कई आकृतियां दिखाई देने पर मिल्टन केवल हार मानकर आह भर सकता था। आखिर कितने लोग मरने में रुचि रखते हैं? उसने अपने पीले उग्र घोड़े को रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह हल्के से लगाम हिलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। बिना किसी प्रयास के उसने अपनी पीठ से एक लंबा धनुष निकाला और घोड़े की बगल में लटके तरकश से कई तीर निकाले। जिस क्षण मिल्टन चेनी अपने घोड़े पर सवार होकर धनुष की डोरी को अपनी सीमा तक खींचता है, एक तीखी आवाज पैदा होती है। अगले ही पल 3 तीर 3 चांदी की रोशनी में बदल गए, जो 100 मीटर दूर रास्ता रोक रहे लोगों की ओर बढ़ रहे थे। मिल्टन चेनी के तीरों की गति इतनी तेज थी कि उसका रास्ता रोक रहे लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्हें चकमा देना चाहिए, और इस तरह वे स्थिर रहे जैसे कि उन्होंने कार्रवाई को समझा ही न हो। 1 सेकंड से भी कम समय में 3 लोगों के गले तीखे तीरों से छलनी हो गए। हालांकि मिल्टन ने अपना लंबा धनुष नीचे नहीं किया, बल्कि सहज रूप से अपने तरकश से कई और तीर निकाले। चांदी की रोशनी की चार और चमक के साथ शेष 4 लोग बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। लाशों पर चल रहे पीले उग्र घोड़े ने मिल्टन को परेशान नहीं किया, जिसने जमीन पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके विपरीत आर्थर, जो उसका पीछा कर रहा था, अपनी आंखों में दया के भाव के साथ लाशों को देख रहा था। लेकिन अगले ही पल वह भावना गायब हो गई और उसने अपनी सांस के नीचे कुछ कहा। तीसरी लहर बहुत क्रूर थी। समय बीतने के साथ एक के बाद एक 3 सूरज डूबते गए और मिल्टन का घोड़ा बंजर भूमि पर बिना रुके सरपट दौड़ता रहा, जब तक कि डूबते सूरज की चमक बंजर भूमि के विस्तार पर प्रक्षेपित नहीं हुई। मिल्टन का दृश्य अचानक रंगों से खिल उठा, जो पहले देखे गए अंतहीन पीले भूरे दृश्यों के विपरीत थे। उसके सामने जीवंत रंग फूट पड़े, जो पहले के बंजर भूमि के विपरीत थे, जो इसे निर्विवाद रूप से ताज़ा बना रहे थे। मिल्टन की आंखें चमक उठीं। वह इस जगह से कोई अजनबी नहीं था, क्योंकि यह मानचित्र पर चिन्हित थी। ये ब्लैकवाटर क्षेत्र में प्रसिद्ध फ्लावर प्लेन्स था। मिल्टन ने अपनी गति धीमी कर दी, और जब आर्थर ने उसे देखा तो उसने भी ऐसा ही किया। बहुत सुंदर। ब्लैक रिवर सिटी के गरीबी से ग्रस्त क्षेत्र में अपना सारा जीवन बिताने वाले आर्थर ने विस्मय में कहा, ऐसा सुंदर दृश्य देखना उसके लिए पहली बार था। आर्थर की बात सुनकर मिल्टन सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। मिल्टन के लिए भी इतने तरह के फूल देखना पहली बार था। गोल्डन लॉयन फैमिली के बगीचे भी इस जगह के सामने फीके पड़ गए। बंजर भूमि की तुलना में फूलों के मैदानों को वाकई अविश्वसनीय रूप से सुंदर कहा जा सकता है। असंख्य फूलों ने लगभग पूरे मैदान को ढक लिया था। ये वास्तव में फूलों का समुद्र था। इसे फूलों का समुद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फूलों का समुद्र निस्संदेह दर्शकों को खुशी और उल्लास देता था। मिल्टन भी अपवाद नहीं थे, यही वजह थी कि उन्होंने सहज रूप से धीमा कर दिया। फूलों के समुद्र के बीच मिल्टन को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जीवंत और रंगीन बगीचे में हो। डूबते सूरज की चमक फूलों के समुद्र पर चमक रही थी। चमक के नीचे की पंखुड़ियां रेशम की तरह मुलायम लग रही थीं, और मिल्टन को एक मनमोहक खुशबू भी सूंघ सकती थी। फूलों के समुद्र में मिल्टन कई रंग, फूलों के विभिन्न आकार और आकार देख सकता था, और प्रत्येक रंग का अपना अनूठा आकर्षण था। समुद्र में फूल जमीन पर, पेड़ों पर बिखरे हुए थे, जो मिल्टन के पूरे दृष्टि क्षेत्र को कवर कर रहे थे। फूलों के समुद्र में वातावरण कुछ ऐसा था जिसे मिल्टन ने अपने पिछले या वर्तमान जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। राज्य की यात्रा का उद्देश्य इसके विविध दृश्यों का अनुभव करना था। अगर यह सिर्फ शक्ति प्राप्त करने के बारे में था, तो वह सिम्युलेटर के साथ एस्टेट पर अपनी ताकत भी बढ़ा सकता था। चलो चलते हैं। फूलों के समुद्र की सुंदरता की सराहना करने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी यात्रा जारी रखने की आवश्यकता थी। मिल्टन के शब्दों को सुनकर आर्थर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में मंत्रमुग्ध नजर तुरंत गायब हो गई। लगाम खींची गई और पीला उग्र घोड़ा अपनी मूल गति पर लौट आया। रंगीन दृश्य तेजी से पीछे हटने लगे। जैसे ही वे फूलों के मैदानों को पार कर गए, वे अब सरपेंट हेड सिटी से ज्यादा दूर नहीं थे। PS बिग डेविल लिटिल जू जी को उनके मासिक टिकट के लिए धन्यवाद। अध्याय 60, अध्याय 59, रहस्यमयी काला सर्प शहर और एक लॉन्गबो का निर्माण। सीकिंग चेज रीडिंग। अनुवादक 54,90,90,339। जैस्मीन फ्लावर टैवन के भीतर सर्प हेड सिटी। टैवन काउंटर पर कुछ भव्य पोशाक पहने हुए युवक और युवतियां आपस में फुसफुसा रहे थे। इस समूह में से केवल 2 युवतियों की नजरें दूसरी तरफ जा रही थीं। टैवन काउंटर के दूसरी तरफ। वर्णन, तुमने आते ही हम सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक युवक ने मिल्टन चेनी को शराब का गिलास थमा दिया। उसका लहजा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस एक हल्की मुस्कान दी। उसने शराब का गिलास लिया और धीरे से शराब पी।
इस समय तक मिल्टन को सर्प हेड सिटी में आए हुए लगभग 10 दिन बीत चुके थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्लैक रिवर सिटी की तुलना में सरपेंट हेड सिटी धरती के लिए स्वर्ग जैसा था। अगर मिल्टन ने खुद सरपेंट हेड सिटी में ये कुछ दिन न बिताए होते तो ये कल्पना करना मुश्किल होता कि एक ही इलाके के दो शहर इतने अलग हो सकते हैं। अगर ब्लैक रिवर सिटी को एक बड़ी जुगी बस्ती माना जाता तो बिना किसी शक के सरपेंट हेड सिटी की तुलना एक बड़े अमीर इलाके से की जा सकती थी। यहाँ की सड़कें व्यावहारिक रूप से कचरा मुक्त थीं और शहर में घूमने वाले सभी लोग बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मिल्टन के सामने काले बालों वाले युवक ब्रिन की बात करें तो वह मिल्टन की एक दुर्घटना के कारण मिले थे। ये कहा जा सकता है कि दोनों की मुलाकात मुश्किलों के जरिए हुई थी। मिल्टन जो अभी अभी सरपेंट हेड सिटी में आए थे, उन्होंने ब्रिन को लगभग सबक सिखाया। संक्षेप में, उनका मौजूदा रिश्ता काफ़ी अच्छा था। कम से कम मिल्टन ने पिछले मजाक को दिल पर नहीं लिया। ओह, मुझे कुछ जानकारी मिल गई है जो आप एक ऐसी जगह के बारे में जानना चाहते थे जहां एक अच्छा लंबा धनुष बनाया जा सकता है। मैं आमतौर पर इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके बारे में पूछा। शहर में बहुत कम लोहार की दुकानें हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं जहां एक अच्छा लंबा धनुष बनाया जा सकता है, तो शहर के केंद्र में ओल्ड जिम की लोहार की दुकान ही काफ़ी होगी। मिल्टन के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर ब्रिन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपने हाथ से काउंटर पर दस्तक दी। वाइन का गिलास फिर से भरते हुए उसने आखिरकार कहा, धन्यवाद, मैं इसे देख लूंगा। ब्रिन के शब्दों को सुनकर मिल्टन ने धीरे से जवाब दिया कि वह समझ गया है। ये सिर्फ एक सामान्य शब्द था जो उसने पहले कहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रिन इसे गंभीरता से लेगा। उसने डाकू से जो लंबा धनुष लिया था वह बहुत घटिया क्वालिटी का था, बस 2 बार खींचने के बाद ही टूट गया था। इसलिए उसने एक अच्छी क्वालिटी का लंबा धनुष खरीदने के बारे में सोचा। आखिरकार राज्य भर में यात्रा करते समय लंबी तलवार की तुलना में लंबा धनुष अधिक सुविधाजनक था। मिल्टन की बात सुनकर ब्रिन को कुछ और याद आया। उसने कहा, ओह हाँ, जिस नक्शे से आपने मुझे सावधान रहने के लिए कहा था, मैंने चारों ओर पूछा है, बस कोई भी नहीं बिक रहा है। मैंने पहले कभी इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं कभी ब्लैक सरपेंट सिटी नहीं गया हूँ। ब्रिन का लहजा भी कुछ हद तक हैरान करने वाला था। यह अजीब लग रहा था कि अपने संबंधों के बावजूद वह नक्शा नहीं खरीद सकता। उसकी बातें सुनकर मिल्टन चेनी की आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। ये सिर्फ ब्रिन ही नहीं था। सरपेंट हेड सिटी पहुंचने के बाद मिल्टन ने कई दुकानों पर भी पूछा था कि क्या वे ब्लैक सरपेंट सिटी के नक्शे बेच रहे हैं। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि कोई भी नक्शा नहीं बिक रहा था। मिल्टन के ऐसा नक्शा खरीदने की वजह काफ़ी सरल थी। इसके अलावा बड़े नक्शे पर ब्लैक वाटर के क्षेत्र में केवल अस्पष्ट शब्द ब्लैक सरपेंट सिटी लिखे गए थे। जहां तक ब्लैक सरपेंट सिटी के बारे में सवाल है और ब्लैक सरपेंट सिटी तक कैसे पहुंचा जाए, वहां कोई निशान नहीं था। ये सरपेंट हेड सिटी और ब्लैक वाटर सिटी से बिल्कुल अलग था। आप कह सकते हैं कि ब्लैक सरपेंट सिटी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय लग रहा था। हर कोई जानता था कि यह ब्लैक वाटर क्षेत्र में है, लेकिन कोई भी सटीक स्थान नहीं जानता था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ब्लैक सरपेंट सिटी गया हो? मिल्टन ने धीरे से शराब पी, फिर पूछा। ब्रिन ने तुरंत सोच में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। कभी नहीं। वास्तव में अगर आपने ब्लैक सरपेंट सिटी का उल्लेख नहीं किया होता तो मैं भूल जाता कि ब्लैकवाटर क्षेत्र में ऐसा कोई शहर भी मौजूद है। ब्लैकवाटर क्षेत्र में इस शहर का अस्तित्व बहुत कम प्रोफाइल वाला है। मिल्टन उसके जवाब से कुछ हैरान थे। उनकी राय में ब्लैक सरपेंट सिटी को फार ईस्ट सिटी की तरह एक मुख्य शहर होना चाहिए। यह अप्रत्याशित था कि ब्लैकवाटर क्षेत्र के मूल निवासी भी इस शहर के बारे में इतना कम जानते थे। ब्लैकवाटर लॉर्ड, उस अर्ल ब्लैक सरपेंट के बारे में क्या आपने उसे कभी देखा है? मिल्टन ने फिर से पूछा। इस बार ब्रिन ने अधिक निर्णायक रूप से उत्तर दिया, कभी नहीं। सरपेंट हेड सिटी को नियंत्रित करने वाला भी ब्लैक सरपेंट कबीले से है, लेकिन वह ब्लैकवाटर लॉर्ड नहीं है। यह मिल्टन चेनी ने अपने हाथ में वाइन ग्लास घुमाते हुए अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। ब्लैक सरपेंट सिटी का नक्शा प्राप्त करने और वहां पहुंचने के मार्ग के बारे में पूछने की उनकी इच्छा दोनों ही एक कारण से थी। उनके पास अर्ल आर्थ का एक पत्र था जिसे अर्ल ब्लैक सरपेंट को दिया जाना था। अगर यह न होता तो मिल्टन चेनी को ब्लैक सरपेंट सिटी में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। क्या आप ब्लैक सरपेंट सिटी जाना चाहते हैं? दरअसल मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो निश्चित रूप से जानता होगा कि यह कहाँ है। मिल्टन को गहरी सोच में डूबा देखकर ब्रिन ने फिर से बात की। मिल्टन के आगे पूछने से पहले ही ब्रिन ने उस व्यक्ति का उल्लेख कर दिया था। वह सरपेंट हेड सिटी लॉर्ड होगा। उसे निश्चित रूप से ब्लैक सरपेंट सिटी का सही स्थान पता होगा। ये शब्द सुनकर मिल्टन ने अवाक होकर ब्रिन की ओर देखा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। जाहिर है कि मुझे पता है कि सरपेंट हेड सिटी लॉर्ड को पता होगा कि ब्लैक सरपेंट सिटी कहाँ है।
ब्रिन को लगा कि उसने मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की है और इसलिए वह अजीब तरह से हंसा। हालांकि मिल्टन के दिमाग में एक विचार आया, शायद मुझे वास्तव में सरपेंट हेड सिटी लॉर्ड से पूछना चाहिए। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद इस समय मिल्टन, जो सरपेंट हेड सिटी के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गया था, ने ब्रिन द्वारा प्रदान किए गए स्थान के अनुसार एक लोहार की दुकान ढूंढी। मिल्टन ने ऊपर देखा, जिससे कोई संदेह नहीं था कि पट्टिका पर जिम की लोहार की दुकान शब्द लिखा था। ये यहाँ जरूर है। मिल्टन ने लोहार की दुकान में कदम रखा। बाहर दिखाई देने वाली ये दुकान सिर्फ एक दिखावा थी। वास्तविक लोहार की दुकान एक पुनर्निर्मित छोटा सा आंगन था। आंगन में प्रवेश करने पर मिल्टन ने पाया कि यह काफी विशाल था। आंगन में केवल एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति काली दाढ़ी के साथ खुद को व्यस्त रख रहा था। उसके हाथ में बड़ा हथौड़ा लगातार वार करता रहा, जिससे लोहे के टकराने की कई आवाजें निकल रही थीं। हथियार खरीदने की सोच रहे हो? वे सब वहां हैं, खुद ही जाकर कोई एक चुन लो। मिल्टन को देखकर काली दाढ़ी वाले अधेड़ व्यक्ति ने अपनी निगाहें एक पल के लिए मिल्टन के चेहरे पर टिकाए रखीं। एक युवा व्यक्ति को देखकर उसने सहजता से कहा, आधिकारिक शूरवीर कब से इतने आम हो गए? मिल्टन ने खुद से ही बड़बड़ाया, लोहे को संभालने के इस स्तर के लिए कम से कम एक आधिकारिक शूरवीर की आवश्यकता होती है। वह एक महान शूरवीर है या नहीं, मिल्टन अपनी नंगी आंखों से नहीं बता सकता था। काली दाढ़ी वाले अधेड़ व्यक्ति को एक पंक्ति कहते और फिर अपने कामों में व्यस्त रहते हुए उसे अनदेखा करते हुए देखकर मिल्टन यार्ड में घूमने लगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे जो हथियार चुनने को कहा था, वे जमीन पर ढेर में रखे हुए थे। अगर कोई बेहतर नहीं जानता तो उसे लगेगा कि ये सभी खराब हैं। मिल्टन ने जमीन पर फेंके गए हथियारों को लापरवाही से पलटा और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। ये प्रतीत होता है कि त्यागे गए हथियार असाधारण रूप से अच्छी तरह से तैयार किए गए थे। इस बिंदु पर इन असाधारण हथियारों को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया गया था। लेकिन मिल्टन को हथियारों के ढेर में एक लंबा धनुष नहीं दिखाई दिया। इसलिए वह काली दाढ़ी वाले आदमी के पास गया और पूछा, क्या आपके पास कोई लंबा धनुष है? मिल्टन का सवाल सुनकर जिम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आप एक धनुष खरीदना चाहते हैं? मेरे पास यहाँ कोई तैयार उत्पाद नहीं है, आपको कस्टम ऑर्डर करना होगा। मिल्टन ने सिर हिलाया, तो मुझे एक कस्टम चाहिए। जिम उठा, मिल्टन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने पीछे से एक रूलर निकाला। मुझे अपना हाथ दो, मैं नाप लूँ। जिम ने मिल्टन को सिर से पैर तक नापा, यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई, हाथ की लंबाई और पैर की लंबाई भी नापी। मैं कस्टम ऑर्डर कर सकता हूँ। आपको कितना मजबूत धनुष चाहिए? बस स्पष्ट करने के लिए, मेरे कस्टम लॉन्गबो सस्ते नहीं हैं। सब कुछ स्पष्ट करने के बाद जिम ने फिर से कहा, 50 सोना जमा करने के लिए कुल 300 सोना, 3 दिनों में धनुष उठाओ।